क्लास नाइन्थ की साइंस बुक का चैप्टर नंबर 3, टिश्यूज इन एक्शन। टिश्यू को हम वन शॉट में इस वीडियो में खत्म करेंगे। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन भी देखेंगे, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स भी समझेंगे। शुरू करते हैं। व्हाट इज अ टिश्यू? अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। एक टिश्यू सिमिलर जो सेल्स होते हैं उनका एक ग्रुप है जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन को साथ में परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत सारे सेल्स जब साथ में मिलके एक कोई स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करें तो उसे हम टिश्यू बोलते हैं। सिंपल है। बढ़ेंगे आगे। इसका एग्जांपल है मसल टिश्यू हेल्प इन मूवमेंट, जब अपने हाथ का आप मूवमेंट कर रहे हो, या फिर नर्वस टिश्यूज कैरीज द मैसेजेस। ये इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। अब एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन समझते हैं। सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, तो लाइफ बिगिंस व्हेन अ सिंगल सेल डिवाइड्स इटसेल्फ सेवरल टाइम्स टू गिव राइज टू लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। एक सिंगल सेल बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होता है ताकि बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ सेल्स वो बना सके। These cells gradually form the skin यानी protection, muscles for movement, bones for support, nerves for control and coordination and all other organs. आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि एक सेल है, सिंगल सेल, वो डिवाइड हो गया डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स में, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, और फिर वो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। जैसे स्किन बना रहा है प्रोटेक्शन के लिए, मसल्स हैं मूवमेंट के लिए, बोन्स है सपोर्ट के लिए, नर्व्स है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, सारे ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है। दिस प्रोसेस इज सो intricate that it is considered one of the nature's greatest engineering marvels। ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इंट्रिकेट का मतलब होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं एक लंबी प्रोसेस के अंदर, और वो भी कॉम्प्लेक्स इन नेचर, काफी कॉम्प्लेक्स है। इसीलिए इसको नेचर का सबसे ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग बोला गया है। जब आप इंजीनियरिंग करोगे, जैसे कि मैंने इंजीनियरिंग करी है, तो आपको पता लगेगा कि यार जब आपको एक प्लांट डिजाइन करना होता है, एक बहुत बड़ा, मान लो एक फैक्ट्री डिजाइन करनी है, तो उसके अंदर ना बहुत छोटी छोटी चीजें इंस्टॉल करनी पड़ती है। कहीं पे आप जैसे मान लो ईटीपी लगाओगे, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, तो उसमें ईटीपी लगाओगे, उसके अंदर आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए लगाओगे, उसके अंदर मल्टी इफेक्टिव एपोरेटर। खैर ज्यादा डिटेल में मत जाओ, बस ये समझ लो कि भाई जब हम एक बड़े प्रोसेस के अंदर बहुत छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को या फिर प्रोसेस को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो उसे इंट्रिकेट बोलेंगे। ठीक है। और ये जो प्रोसेस है इसमें जो ऑर्गन्स हैं उसका बनना एक काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसीलिए इसे नेचर्स का ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग मार्वल भी बोला गया है। ठीक है। रिसर्चर्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, रेप्लिकेट एंड मॉडिफाई दिस प्रोसेस ऑफ फॉर ह्यूमन वेलफेयर। जो रिसर्चर्स होते हैं वो इसकी पूरी स्टडी करते हैं, इसको रेप्लिकेट यानी इसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस प्रोसेस को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ह्यूमन, जो पूरी ह्यूमैनिटी है, उसका वेलफेयर हो सके। टू डू सो इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट द नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस दैट गवर्न द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये सब हमें अगर डेवलप करना है तो इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें पूरी लेनी पड़ेगी। एक नेचुरल प्रोसेस कैसे होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस कैसे होता है, और क्या गवर्न करता है ग्रोथ को, कैसे डेवलपमेंट होती है प्लांट्स की, एनिमल्स की, इस सब की हमें अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी। और इसकी जर्नी शुरू होती है अभी क्लास नाइन्थ में। अभी आप इसको डिटेल में समझोगे, कल को 11th-12th में जाके बायोलॉजी लोगे, उसमें समझोगे, या फिर कोई और स्ट्रीम भी लोगे। खैर जो भी लोगे, मतलब अगर कोई बायो लेता है और आगे चल के इस फील्ड में कुछ डेवलप करता है तो इसके लिए अभी का ये चैप्टर समझना जरूरी है। What makes the cell groups together to form tissues and why do some tissues grow throughout the life while others do not? ऐसा क्यों होता है कि कुछ टिश्यूज जो हैं वो थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करते हैं और कुछ नहीं करते? इन सब के आंसर्स अब लेते हैं अगले स्लाइड से। देखो, बाकी का जो नीचे का पैरा है उसको बाद में समझेंगे, पहले एक बेसिक्स यहाँ पे समझ लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चैप्टर समझने में। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, लाइफ बिगिंस विद अ सिंगल सेल। सबसे पहले ना ये जो ब्लैक स्लाइड्स में जितनी भी कंटेंट है इसको कॉपी में नोट कर लो, क्योंकि ये आपको बुक में नहीं मिलेगा। ये मैंने एक्स्ट्रा नोट्स बनाए हैं स्पेशली ताकि आपको समझ में आ जाए। लाइफ बिगिंस विद अ सिंगल सेल, एक सिंगल सेल से लाइफ शुरू होता है। एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बिगिंस फ्रॉम अ वन सेल। अब देखो ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमेशा से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ही होते हैं? तो ऐसा नहीं है। वो अपनी लाइफ जर्नी शुरू कैसे करते हैं? एक सिंगल सेल से। For example, in humans, a new individual begins as a single fertilized cell called zygote। आपने रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस वाला चैप्टर में ये तो समझ लिया होगा zygote फॉर्मेशन कैसे होता है। तो उसी का यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट दे रहा है कि अगर एक ह्यूमन है तो उस वो की एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है
ह्यूमन, पर उसकी जो लाइफ है वो शुरू होती है सिंगल फर्टिलाइज सेल से, जो कि होता है जाइगोट। दैट सिंगल सेल रिपीटेडली अंडरगोस सेल डिवीजन। एक सेल से बनेंगे दो सेल, दो सेल से बनेंगे चार सेल, चार सेल से बनेंगे आठ सेल, आठ से 16। ऐसे ही ये साइकिल चलते चलते थाउजेंड्स, थाउजेंड्स से मिलियन, मिलियन से बिलियंस ऑफ सेल्स बन जाते हैं। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड मतलब एक जो सेल है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेगा, ये उसका स्पेशलाइजेशन है। जैसे आपका हो सकता है कि आप किसी एक एक्टिविटी में स्पेशलाइज्ड हो। मान लो आप दिन भर में बहुत सारे काम करते हो, पर कोई एक ऐसा काम हो जिसमें आप एकदम स्पेशलाइज्ड हो, है ना, कि ये काम तो मैं कर ही लूंगा। वो हो सकता है कि बैडमिंटन खेलना आप स्पेशलाइज्ड हो उसमें, वीडियो एडिटिंग में हो सकता है आप स्पेशलाइज्ड हो। ऐसे ही मान लो सेल है तो उसका एक स्पेशलाइजेशन है कि वो बस ये फंक्शन को परफॉर्म करेगा और उसको बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करेगा। सम सेल्स बिकम स्किन सेल्स। कुछ सेल्स होते हैं जो कि स्किन सेल्स बन जाते हैं प्रोटेक्शन के लिए, फॉर एग्जाम्पल करके ये बता रहा है। फिर सम बिकम मसल सेल्स फॉर मूवमेंट, सम बिकम नर्व सेल्स फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, some become bone cells for support, and other form blood glands and different organs. This process is called cell differentiation. तो अब तक का क्लियर है, आई होप। आगे बढ़ेंगे। इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हम एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं और उसका एग्जांपल है अमीबा। कंसीडर अमीबा। अमीबा कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल। तो अगर एग्जांपल लिखने को आए कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ, तो आप बोलोगे अमीबा होता है। दैट single cell has to perform essentially all life functions, obtaining food, digestion, respiration, excretion, movement, response to surrounding and reproduction. ये सारा काम एक सेल करता है अमीबा में। वन सेल परफॉर्म्स ऑल मेजर लाइफ फंक्शंस। देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन द डिफरेंट सेल्स बिकॉज देयर इज ओनली वन सेल। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि एक काम अलग अलग बांट दिया कि ये काम तुम करोगे, ये काम तुम करोगे, ऐसे डिवाइड कर दिया। तो ये होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। लेकिन यूनिसेलुलर में सारा काम एक ही सेल करता है, कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है। व्हाट हैपन्स इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बीच में डिफरेंस पूछता है, इसीलिए जो मैं यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन और येलो हाइलाइटर से कह सकते हो लिख के जो लाया हूँ, इसको आप अच्छे से लिख लो, क्योंकि ये क्वेश्चंस डायरेक्टली आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा। नाउ कंसीडर अ ह्यूमन बीइंग। अ ह्यूमन हैज ट्रिलियंस ऑफ सेल। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे पास ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। इट वुड बी इनअफिशिएंट इफ एवरी सेल ट्राई टू परफॉर्म एवरी फंक्शन। अगर सारे सेल सारे ही फंक्शन परफॉर्म करें, जैसे कि मान लो आप हो गए, ठीक है, तो आप कल को डॉक्टर की पढ़ाई भी करो, इंजीनियर की भी पढ़ाई करो, तो ना आप ठीक से डॉक्टर बन पाओगे, ना आप ठीक से इंजीनियर बन पाओगे। दो में से एक चूज करना पड़ता है। तो इसीलिए सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड, यानी इंस्टेड जो सेल्स हैं वो एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट जॉब्स। दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। डिफरेंट सेल्स अगर अलग अलग जॉब कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे डिवीजन ऑफ लेबर। यहाँ पे सेल या टिश्यू यहाँ पे लिखे हुए हैं और मेजर उनके क्या फंक्शंस होते हैं वो लिखे हुए हैं, ये मैं बता भी देता हूँ। मसल टिश्यू परफॉर्म द मूवमेंट, नर्व्स टिश्यू परफॉर्म कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे कोई स्टिमुलस हुआ, आप उसको रिस्पॉन्स करते हो, तो ये सब नर्वस टिश्यू के काम होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो अपर मोस्ट लेयर होती है, ये प्रोटेक्शन या फिर कवरिंग का काम करती है। बोन टिश्यूज सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन का काम करती है आपकी बोन टिश्यू। फिर ब्लड, ब्लड टिश्यू क्या करता है? ब्लड मतलब आपका ये ट्रांसपोर्ट का काम करेगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू आउट योर बॉडी। इसको आप एग्जाम्पल में करके लिख सकते हो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या क्या परफॉर्म होता है उसका। अब यहाँ पे देखते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। दिस इज द सेंट्रल रीजन वाई द टिश्यूज आर इंपॉर्टेंट। इमेजिन दैट योर बॉडी हैज़ टू मूव योर हैंड। तो इसका एक एग्जाम्पल देके बता रहा है, अगर आपको अपनी बॉडी मूव करनी है या फिर हैंड आपका मूव करना है आपकी बॉडी में से, तो वो कैसे करोगे? अपना हाथ ऊपर कैसे उठाओगे? तो बहुत सारे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इसमें वर्क करेंगे। आपके नर्व सेल्स पहले सिग्नल भेजेंगे, सेंड सिग्नल्स, फिर वो जाएंगे मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर बोन का मूवमेंट होगा और फिर जाके हैंड मूव होगा। तो ये सेवरल स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स वर्क टुगेदर। तो उसकी वजह से आप बहुत सारे स्पेशलाइज्ड जो स्ट्रक्चर हैं साथ में वर्क किए, कोऑर्डिनेशन किए, तब जाके आपका नर्व सेल से लेके हैंड मूवमेंट तक का जो ये पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाया। नो सिंगल सेल कैन परफॉर्म दिस इंटायर प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सिंगल सेल वो ये पूरा प्रोसेस को परफॉर्म कर दे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। ईच ग्रुप परफॉर्म्स इट्स ओन स्पेशलाइज्ड फंक्शन, देयर फॉर स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर, ग्रेटर एफिशिएंसी गिव्स complex organisms. That is why multicellular organisms can perform extremely complicated functions. तो इसीलिए जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस को परफॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि
उनमें सेल्स का स्पेशलाइजेशन होता है जो कि डिवीज़न ऑफ लेबर को बताता है कि कौन सा काम किसको करना है, और फिर वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर पाते हैं। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर ये चीज़ देखी जाती है, जैसे कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ह्यूमंस। हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सीक्वेंस। सेल से बनते हैं टिश्यूज़ का जो ग्रुप होता है वो बनता है ऑर्गन का जो पूरा एक सिस्टम बनेगा तो वो बनेगा ऑर्गन सिस्टम से जब एक साथ एक बॉडी के अंदर आ जाएंगे तो वो बनता है ऑर्गेनिज्म। ये पूरा आपका स्ट्रक्चर है, सेल से टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको क्लास 8, 9, 10, 11, 12 सब में काम आएगा। सबसे पहले लेवल 1 को समझते हैं। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फॉर एग्जांपल नर्व सेल, मसल सेल, रेड ब्लड सेल एंड एपिथेलियल सेल। सेल सबसे छोटी यूनिट होती है और सबसे बेसिक, इसीलिए उसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बढ़ते हैं लेवल 2 की तरफ। लेवल 2 है अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन टू फॉर्म्स अ टिश्यू। फॉर एग्जाम्पल जो मसल सेल्स हैं वो मसल टिश्यू बनाते हैं, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड एक ग्रुप बन गया जिसको एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना है। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेल्स, बहुत सारे सेल्स एक साथ आए और वो परफॉर्म करेंगे एक स्पेसिफिक फंक्शन को, और इसे हम बोलेंगे एक टिश्यू। और इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो, मसल सेल्स जब एक साथ आते हैं तो वो बनते हैं मसल टिश्यूज। अब बात करते हैं लेवल 3 की। लेवल 3 होते हैं ऑर्गन। डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म एन ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल the heart contains different tissues including muscle tissue, nervous tissue, connective tissue, epithelial tissue. Together, these tissues allow the heart to perform its function of pumping blood. जब डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज एक साथ कंबाइन हुए तो वो फॉर्म करते हैं एक ऑर्गन को। इसका एग्जांपल है कि जो हार्ट है उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि मसल टिश्यूज, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। ये सब जब साथ में आते हैं तो वो अलाउ करते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, जो कि है हार्ट का जो पंपिंग है वो परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। मतलब पंपिंग ऑफ द ब्लड जो इसका फंक्शन है वो हार्ट परफॉर्म कर पाता है, क्योंकि डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन करते हैं और फॉर्म करते हैं एक ऑर्गन को। ये लेवल 3 था। अब लेवल 4 पे चलते हैं, ऑर्गन सिस्टम समझते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स वर्क टुगेदर। जो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो जब वर्क करेंगे टुगेदर टू परफॉर्म द मेजर बॉडी फंक्शन, एक बॉडी के अंदर कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करने का काम करेंगे, तो इसे बोलेंगे हम ऑर्गन सिस्टम। इसका एग्जांपल है माउथ, ईसोफेगस या फिर ओइसोफेगस बोलते हैं लोग इसे, प्लस स्टोमक, फिर स्टोमक। अरे सब में अगर मैं प्रोनाउंसिएशन देखूंगा तो दिमाग खराब हो जाएगा, कोई बात नहीं। फिर है इंटेस्टाइन, फिर है एसोसिएटेड ऑर्गन्स, गिव्स आउट डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम में देखो तो आपके मुंह से शुरू हो रहा है और एक्सक्रीशन तक जा रहा है, मान लो, ठीक है, या डाइजेस्टिव बोल रहा है तो एसोसिएटेड ऑर्गन्स लिख के छोड़ दो, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि माउथ प्लस ओइसोफेगस प्लस स्टोमक प्लस इंटेस्टाइन प्लस एसोसिएटेड ऑर्गन्स, इतना सब होके गिव्स आउट डाइजेस्टिव सिस्टम। और इसका एक और एग्जांपल दे रहा है, सिमिलरली हार्ट प्लस ब्लड वेसल्स गिव्स आउट सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सब क्या हो गया, ऑर्गन सिस्टम हो गए जो आपकी बॉडी में एक बहुत ही मेजर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो आपका डाइजेशन हो, चाहे आपका वो सर्कुलेशन हो, चाहे वो इवन रिस्पिरेशन हो जिसमें ब्रेक डाउन ऑफ एनर्जी भी हो रहा है, उसका भी एक ऐसा चेन बना के दिखा सकते हो। तो ये एक ऑर्गन सिस्टम के बारे में हमने समझा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका लिख सकते हो। फिर है ऑर्गेनिज्म। अब क्या है, सारे ऑर्गन सिस्टम वर्क करते हैं साथ में और वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं। तो ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे लेवल 5 बता रहा है कि ऑल ऑर्गन्स सिस्टम्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म द कंप्लीट organism. For example, the digestive system plus respiratory system plus circulatory system plus nervous system. ये सब जब आपने प्लस एक्सेट्रा और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सिस्टम बॉडी में हैं जो बच गए तो उसको भी लिख दो, ठीक है। जैसे मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको अभी पहले ही बता दिया, रिस्पिरेटरी का मैंने बोला कि आप बना सकते हो लूप, और सर्कुलेटरी सिस्टम का भी उसमें बताया हुआ है। फिर नर्वस सिस्टम का भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में इसके बारे में भी अच्छे से समझोगे। तो ये सब है पूरा, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग का आपको कैसे बनता है, उसके पीछे की बायोलॉजी क्या है वो आपने यहाँ पे समझी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि वाई इज दिस हायरार्की नेसेसरी। हायरार्की का मतलब होता है नीचे से ऊपर जब जाते हैं, एक ऑर्डर में आप बोल सकते हो। तो थिंक ऑफ बिल्डिंग अ हाउस। ऐसा सोचो कि आप एक घर बना रहे हो, तो क्या आप डायरेक्टली जब घर बनाओगे तो
क्या आप उसमें कोई मटेरियल लगाओगे? पहले थोड़ा बनाओगे, ब्रिक्स रखोगे, फिर वॉल्स बनाओगे, फिर रूम्स बनाओगे, तब ना घर बनेगा कि डायरेक्ट ही घर बना दोगे। यू डोंट डायरेक्टली बिल्ड अ हाउस, है ना? ऐसा नहीं है कि घर उठा के रख दिया। अमेजोन में एक ऐसा ऑर्डर आता है ना कि डायरेक्ट घर उठा के रख दिया फ्रॉम अ रैंडम मटेरियल एट ऑल एट वंस। ऐसा नहीं होता। यू हैव ब्रिक्स, फिर ब्रिक्स को अरेंज करते हो तो वॉल्स बनते हैं, फिर वॉल्स को अरेंज करते हो तो रूम बनते हैं, रूम को अरेंज करते हो तो जाके घर बनता है। ऐसा ही सिमिलर केस अब है यहाँ पे। सिमिलरली द बॉडी हैज सेल्स, सेल्स से बनते हैं टिश्यूज, टिश्यूज से बन रहे हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन से बन रहे हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम बना रहा है यहाँ पे ऑर्गेनिज्म। ईच लेवल इज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम द लेवल बिलो इट। मतलब जो अगला लेवल है वो पिछले लेवल पे डिपेंड कर रहा है जब उससे बना है। मतलब बहुत सारे सेल्स साथ में आएंगे तो टिश्यू बनेंगे, बहुत सारे टिश्यू साथ में आएंगे ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, और ऑर्गन सिस्टम से अपना ऑर्गेनिज्म बन रहा है। सिंपल। आगे बढ़ते। वाई आर प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज डिफरेंट? ऐसा क्यों होता है कि अलग अलग होते हैं? जो प्लांट और जो एनिमल के टिश्यूज होते हैं उनमें डिफरेंस होता है। आपने इसको पहले भी पढ़ा होगा। जो प्लांट टिश्यूज होते हैं उसमें डेड सपोर्टिव टिश्यूज ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा अबंडेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू लिविंग टिश्यूज़। और जो एनिमल टिश्यूज़ होते हैं उनमें जो लिविंग सपोर्टिव टिश्यूज़ होते हैं वो ज़्यादा अबंडेंट होते हैं, मतलब ज़्यादा फैले हुए होते हैं एज़ कम्पेयर टू डेड टिश्यूज़। जो डिफ्रेंसिएशन होता है मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज़ का वो प्लांट टिश्यू में हमें देखने को मिलता है, और ऐसा कोई भी डिफ्रेंसिएशन हमें नहीं देखने को मिलता है मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज़ का एनिमल टिश्यूज़ के अंदर। अगला ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो प्लांट टिश्यू होता है उसका सिंपल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है, और जो एनिमल टिश्यूज है उसका कॉम्प्लेक्स होता है। एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेते हैं, ये क्या बता रहा है। इन द चैप्टर 2 द सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ यू कंपेयर द प्लांट एंड एनिमल सेल्स एंड स्टडीड द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन देम, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि क्या क्या डिफरेंस है। मोस्ट प्लांट्स आर फिक्स्ड इन वन प्लेस एंड डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक एक जो प्लांट है वो वहाँ पे स्टेशनरी होता है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है। लाइक एनिमल्स, एनिमल्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं मोबिलिटी या मोबाइल। मोबाइल जो वर्ड है, अब वो सेलफोन वाला मोबाइल नहीं, मोबाइल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने वाली चीज़। तो एनिमल्स उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। प्लांट्स के लिए आप बोलोगे कि वो इमोबाइल है। दे नीड सपोर्ट टू स्टे फर्म एंड अपराइट। प्लांट सेल्स हैव अ सेल वॉल दैट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ। प्लांट सेल्स में क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल होता है। और ये जो सेल वॉल है क्या वो एनिमल्स में प्रेजेंट होता है? एनिमल टिश्यूज में वो प्रेजेंट नहीं होता। हैव सेल वॉल दैट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ तक हमने यहाँ पे समझ लिया। इन जनरल द एनिमल कैन मूव ऑल्दो सम सच एज स्पंजेस आर इमोबाइल। मतलब वो मूव नहीं करते हैं। विदाउट अ रिजिड सेल वॉल एनिमल सेल्स कैन चेंज द शेप इजीली। सेल वॉल नहीं है, कोई रिजिड सेल वॉल नहीं है, तो एनिमल सेल्स चेंज कर सकते हैं अपना शेप इजीली। दिस सेलुलर फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब एबिलिटी ऑफ द एनिमल सेल्स टू चेंज द शेप इजीली इवेंचुअली हेल्प्स मेक देयर बॉडीज सुटेबल फॉर लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना। अनदर मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स इज देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपने हेट्रोट्रॉप और ऑटोट्रॉफ के बारे में पहले भी पढ़ा होगा बचपन में, वही चीज़ है यहाँ पे। एनिमल्स हैव टिश्यूज दैट हेल्प देम डाइजेस्ट फूड obtained from the different food sources, while the plants have tissues that help them utilize the solar energy for synthesizing the food component through the photosynthesis. Photosynthesis is the process through which the plants are able to produce the food from their own by utilizing the solar energy. So plants and animals have distinct tissues for transportation of the food and water to the different parts of the body. The growth patterns in the plants and animals also vary because of the tissues responsible for growth in the different structures and function. इस पूरी चीज को एक ब्लैक स्क्रीन पे ले जाके मैं आपको कॉन्क्लूड कर देता हूँ। प्लांट रिमेन स्टैंडिंग इन वन प्लेस, इट नीड्स सपोर्ट स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी यानी एबिलिटी टू रिमेन फर्म। प्लांट सेल्स हैव अ सेल वॉल विच गिव्स देम दिस रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ। दूसरी तरफ एनिमल्स के बारे में देखें तो एनिमल्स जनरली नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर रहे हैं। एनिमल सेल्स डू नॉट हैव अ रिजिड सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नहीं होता है। बिकॉज ऑफ दिस द एनिमल सेल कैन चेंज देयर शेप मोर इजीली, और इसकी वजह से वो अपना शेप मोर इजीली चेंज कर सकते हैं। दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज यूजफुल बिकॉज इट हेल्प्स द एनिमल्स टू डेवलप बॉडीज केपेबल ऑफ लोकोमोशन यानी मूवमेंट। प्लांट्स का जो खाने का तरीका है वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ
न्यूट्रिशन बोला जाता है कि प्लांट्स आर जनरली ऑटोट्रॉफिक, दे यूज द सनलाइट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव देयर फूड, टू गेन देयर फूड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो ये है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब बात करते हैं एनिमल्स की। एनिमल्स में क्या है? Animals are generally heterotrophic. They cannot manufacture their own food through the photosynthesis. They obtain the food from the sources such as plants, other animals, or other organic material. अब इनके फूड और जो वाटर है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, उसके लिए कौन से टिश्यूज हैं उसके बारे में देख लेते हैं। प्लांट नीड टू ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड द मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द अदर पार्ट्स। उनके रूट्स से उनकी पूरी बॉडी तक उसको पहुंचाना है, चाहे वो फूड हो चाहे वो पानी हो। तो फूड प्रोड्यूसेस इन द लीव्स टू द अदर पार्ट्स। द प्लांट देयरफॉर हैव स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग टिश्यूज। इनके लिए स्पेशलाइज्ड कंडक्टिव टिश्यूज होते हैं। जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स को, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। ये आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन नहीं है, तो इसको आप पॉज करके लिख लो अच्छे से। एनिमल्स के केस में जाइलम और फ्लोएम जैसा केस नहीं है, ये अलग है। इसमें क्या है, हमारे पास ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो एनिमल्स ऑल्सो नीड ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत हमें भी है। एनिमल्स को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत है ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को, या फिर उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ये सबको। तो उसके लिए है इनके पास द ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम परफॉर्म दिस मच ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ब्लड है और सर्कुलेटरी सिस्टम है जिससे ये ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स में कैरी आउट होता है। ग्रोथ के बारे में बात करें तो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं प्लांट्स में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। फॉर एग्जांपल इसकी दो क्लासिफिकेशन है। एक है एपिकल मेरिस्टेम, जो कि आपका रिस्पॉन्सिबल है इंक्रीज इन लेंथ। अगर जो प्लांट है उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है तो वो एपिकल मेरिस्टेम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक है लेटरल मेरिस्टेम, ये सेकेंड क्लासिफिकेशन है। इसमें क्या है कि इंक्रीजेस द थिकनेस और द ग्रिथ। तो ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के दो क्लासिफिकेशंस। बॉक्स यहाँ पे बगल में दिया हुआ है, मीट अ साइंटिस्ट। आपको एक साइंटिस्ट से मिलवा रहा है। BGL स्वामी वॉज अ renowned इंडियन botanist known for his contribution to the area of the plant morphology and anatomy। ये जो BGL स्वामी है ये एक इंडियन बोटानिस्ट थे। अब ये जो बोटानिस्ट होते हैं वो साइंटिस्ट होते हैं जो कि स्टडी करते हैं प्लांट्स की और उनके स्ट्रक्चर की। मॉर्फोलॉजी यानी उनका कैसा स्ट्रक्चर है, उनका कैसा क्लासिफिकेशन है, उनके कैसे ग्रोथ होती है, उनकी कैसे यूजेस हो सकती हैं, ये सब वो स्टडी करते थे। हिज बुक हसुरु होनु इज़ अ पॉपुलर बुक इन कन्नड़ लैंग्वेज। एक इनकी बुक है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन गोल्ड और कन्नड़ में बोलते हैं हसुरु होनु। ये जो बुक है वो बहुत ही अनयूजुअल है क्योंकि ये नॉर्मल बुक से अलग है। ये बुक ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन देती है साइंस के बारे में, वो साइंस जो कि इन्फॉर्मेशन दे रही है प्लांट्स के बारे में, बल्कि एक सटायर है, यानी एक ह्यूमोरियस बुक, एक बहुत ही ह्यूमरस है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमर है, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस है और कल्चर, वहाँ की कल्चर के बारे में भी है और पीपल का जो रिलेशन है प्लांट्स और नेचर के साथ उसके बारे में भी बताता है। द बुक डिस्क्राइब्स द botanical exclusion in the forest of the western घाट्स। जो फॉरेस्ट है वेस्टर्न घाट्स का, वहाँ पे कैसे लोग जो प्लांट्स हैं उसमें उसको यूज़ कर रहे हैं, जैसे आपने जड़ी बूटी वगैरह के बारे में सुना होगा। एंड इज़ अ ट्रेजर ऑफ द प्लांट डिस्क्रिप्शन यूटिलाइजेशन कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस एंड बोटानिकल फ्लॉकलोर्स। यानी ट्रेडिशनल जो स्टोरीज होती हैं, बिलीव्स होता है, या फिर जो प्लांट से रिलेटेड ट्रेडिशनल स्टोरीज चलते आती हैं उसकी बात करता है। इनकी ये बुक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई कन्नड़ लिटरेचर में और इनको एक अवार्ड भी मिला, केंद्र साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1978। यहाँ पे एक एक्टिविटी है एपिकल मेरिस्टेम के ऊपर कि हाउ डू प्लांट्स ग्रो इन लेंथ। ये जो प्लांट्स हैं वो कैसे लेंथ में ग्रो करते हैं। लेट अस डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट्स। इसमें एक्टिविटी 3.1 में हमें दो ग्लास के जार लेने हैं, जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, जार A और जार B। एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ द रूट्स। तो आपको स्टेप 1 में दो जार लेने हैं और उसमें पानी भर देना है। स्टेप 2 में आपको दो ऑनियन बल्ब्स उसके ऊपर रख देने हैं। ऑनियन बल्ब का मतलब वही नॉर्मल ऑनियन जो होता है। अब ये एक्सपेरिमेंटल लैंग्वेज में उसको ऐसा बल्ब लिखता है, अब इसमें कोई बल्ब वाली चीज़ नहीं है, सिंपल दो ऑनियन उसको छील के रख देना है, सिंपल। फिर स्टेप 3 में ऑब्जर्व करना है ग्रोथ को, दोनों ऑनियन को बेसिकली ऑब्जर्व करना है। इसमें जो बार बार बल्ब बोल रहा है वो बेसिकली जो ऑनियंस को छील के आपने रख दिया उसी की बात कर रहा है, ठीक है। फिर स्टेप 4, मेज़र द लेंथ ऑफ द रूट्स ऑन द डे 1, 2, 3। और 1, 2, 3 आपको तीनों दिन उसका ग्रोथ ऑब्जर्व करना है। तीसरे दिन पे आपको कट कर देना है रूट, जो रूट होती है ना, जड़ें। एक
किसी भी बी, जैसे एक जार की कट करनी है तो बी जार की आपने जो रूट्स हैं उसको कट कर दिया बाय 1 सेंटीमीटर. आफ्टर दिस ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ द रूट्स इन बोथ द जार्स एंड मेजर देयर लेंथ्स. अब इसमें क्या होगा ना, जैसे ही आपने एक जार का, जैसे कि बी जार का रूट अगर कट कर दिया तो वो ग्रो होना बंद हो जाएगा. Because cutting the tip removes the actively dividing meristematic cells. Since the remaining mature cells behind the tip cannot divide, elongation ceases immediately. Elongation रुक जाएगा क्योंकि आपने वो जड़ों को काट दिया जो कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, है ना. तो इसलिए जार बी की जो ग्रोथ है या फिर लेंथ में जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी और जार ए कंटिन्यूसली ग्रो करता रहेगा. ये एक ऑब्जर्वेशन टेबल और ये एक आप ग्राफ इसका देख सकते हो. ग्रोथ ऑफ ओनियन रूट्स का ग्राफ डे 3 तक तो गया है, पर जैसे आपने उसको कट कर दिया, ये जो सेकंड वाला ग्राफ है वो आप देखोगे स्टेशनरी पोजीशन पे चला गया, उसकी ग्रोथ होना बंद हो गई है. और वहीं अगर आप फर्स्ट वाले का देखोगे जो जार 1 है, उसके जो ग्रोथ है वो होती रहेगी, वो है कांस्टेंट ग्रो कर रहा है ना. और जो बी है वो स्टेशनरी हो जा रहा है 4th डे पे जाके. तो ये ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पे लिख सकते हो. इसमें दोनों का ऑब्जर्वेशन जार ए में ये भरोगे कि रूट विल कंटिन्यू टू ग्रो एवरी डे बिकॉज ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम एट द रूट टू रिमेन इंटैक्ट. एंड जार बी जो कि आपने टेस्ट वेरिएबल लिया, उसको कट किया, तो उसमें आप लिखोगे आफ्टर ट्रिमिंग द रूट टिप्स ऑन द डे 3 रूट स्टॉप्स टू ग्रो. जो द रूट ग्रो बेसिकली स्टॉप्स, and this is because the continuously dividing meristematic cells या फिर actively dividing meristematic cells का जो कटिंग हो गया उसकी वजह से growth in the roots of the onion bulb या फिर onion stops immediately. ठीक है. तो और ऑब्जर्वेशन टेबल अगर बनाओगे तो ऊपर आप मेजरमेंट में लिख दोगे कितने कितने सेंटीमीटर ग्रो किया, स्केल से नाप लोगे, और दूसरा ये ग्राफ आप बना के चिपका सकते हो. तो जो आपकी वो प्रैक्टिकल वाली बुक होती है ना, बड़ी वाली, एक साइड प्लेन एक साइड लाइन वाली, उसमें आप ये लिख सकते हो और ग्राफ को भी चिपका सकते हो. तो यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं. व्हाट ट्रेंड डू यू ऑब्जर्व इन द डाटा, वो हमने डिस्कस कर लिया. आर योर ऑब्जर्वेशन सिमिलर टू दोज प्रेजेंटेड इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. हाँ बिल्कुल यही होगा. रूट्स इन द जार ए कंटिन्यू टू ग्रो इन द लेंथ एंड रूट्स इन जार बी स्टॉप्स ग्रोइंग आफ्टर द टिप इज कट. बिल्कुल सही बात है. दिस शोज दैट द रूट्स ग्रो ओनली फ्रॉम देयर टिप्स. हाँ वो एकदम नीचे से ही ग्रो करती हैं. आगे इसमें ना एक एपिकल मेरिस्टेम के बारे में बताएगा, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं. द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ चैप्टर 2. दिस ऑब्जर्वेशन कन्फर्म्स दैट द रूट टिप्स कंटेन्स एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स. यहाँ तक तो समझ आ गया. सिमिलरली द शूट टिप्स ऑल्सो कंटिन्यू एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स. ये न्यू बात अब पता चलेगी. अभी हमने ये समझ लिया कि नीचे वाले जो रूट्स हैं वहाँ से ग्रोथ हो रही है. अब यहाँ पे शूट की बात कर रहे हैं, यानी ऊपर से. ठीक है. रूट मतलब नीचे, शूट यानी ऊपर. Shoot tips also contains actively dividing cells that helps the shoot to grow in length. Thus we conclude that the plants have growth zones at the tips of their roots and shoots. प्लांट ऊपर से भी ग्रो करता है, नीचे से भी ग्रो करता है. एंड जब वो शूट से करेगा तो उसको बोलेंगे एपिकल मेरिस्टेम्स विच हेल्प्स द प्लांट्स ग्रो इन लेंथ. लेटरल मेरिस्टेम क्या होते हैं और हाउ डू द प्लांट्स ग्रो इन ग्रिथ, अब इसके बारे में बात करते हैं. लोकेशन ऑफ द, यहाँ पे एक फिगर 3.3 दिया है, यहाँ पे दिया है लोकेशन ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम इन द सैम्पलिंग. तो यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो शूट ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम, यानी ऊपर से है. तो एपिकल मेरिस्टेम का मैं प्रॉपर एक डेफिनेशन आपको बता देता हूँ, इसको आप लिख लो. एपिकल मेरिस्टेम्स आर लोकेटेड एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ द स्टेम्स, यानी शूट apical meristem, and the roots यानी root apical meristems. Continuous cell division at these tips drives the primary growth. इन जो टिप्स है उस पर कंटिन्यूस सेल डिवीजन होता है जिसकी वजह से प्राइमरी ग्रोथ होती है, enabling the shoot to grow upwards towards the light and root to push downwards into the soil. आई होप यहाँ तक क्लियर होगा. एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं अब. लुक एट योर सराउंडिंग. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट स्टेम्स ऑफ द डाइकॉट प्लांट्स not only grow in length but also grow in the diameter or the girth over time. जो डायकॉट प्लांट्स होते हैं, अब ये डायकॉटिलेडन क्या होता है, उसको शॉर्ट में डाइकॉट बोलते हैं. ये एक ऐसी क्लासिफिकेशन है फ्लावरिंग प्लांट्स की, जैसे एंजियोस्पर्म्स की, जिनके जो सीड होते हैं उनमें 2 एम्ब्रियोनिक सीड लीव्स होते हैं. इसकी मैं एक डेफिनेशन लिखवा देता हूँ. अ डाइकॉटिलेडन या डाइकॉट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स whose seeds contain only 2 embryonic seed leaves known as cotyledons.
अब ये जो पैराग्राफ है वो ये बोल रहा है कि आपने ट्रीज़ की ग्रोथ ऊपर से तो देख ली, शूट से, रूट से देख ली ऑनियन वाले केस में। आपने ऐसा भी तो देखा होगा जड़ें जो हैं वो मोटी भी तो होती हैं, साइड से भी तो मोटे होते हैं जो प्लांट्स होते हैं, है ना। वो कैसे होते हैं, ट्रीज़ कैसे होते हैं? वन पॉसिबल एक्सप्लेनेशन में बी the activity of the meristematic tissues. If you have visited a timber yard or observed the cut trunk of a tree, you may have noticed the several ring-like patterns on the cut surface of the wood. अगर आप यहाँ पे कट सरफेस की एक फ़ोटो है 3.4 में, जब आप एक पेड़ को कटा हुआ देखोगे तो वो कुछ ऐसा दिखता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखता है उसके अंदर, है ना, ऐसे कटा हुआ ऊपर से जब देखोगे तो। दीज आर द एनुअल ग्रोथ रिंग्स, सम एनुअल रिंग्स आर वाइड एंड सम आर नैरो, रिफ्लेक्टिंग द फेवरेबल और अनफेवरेबल ग्रोथ कंडीशंस। कई बार एक साल में बहुत ही फेवरेबल ग्रोथ की कंडीशन, मान लो बारिश हुई तो फेवरेबल ग्रोथ कंडीशन हो गई, बारिश नहीं हुई सूखा पड़ गया तो अनफेवरेबल हो गई during a particular year. By counting these annual rings, the scientists can estimate the age of a tree and also understand the climatic conditions under which it grows. जो रिंग्स इसके अंदर हैं उससे जो साइंटिस्ट हैं वो ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो प्लांट है या फिर ये जो पेड़ है उसकी कितने दिन तक लाइफ रहने वाली है, यानी कितने साल ये पेड़ और ज़िंदा रहेगा, इसकी ग्रोथ हमें दिखेगी। और एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड द क्लाइमेटिक कंडीशंस अंडर विच इट ग्रो, और जिस एरिया में वो है वहाँ पे क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उससे उसके ग्रोथ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जैसे मान लो आपको प्लांटेशन करनी है, आपको अपने एरिया में फार्मिंग करनी है, तो वहाँ के लिए कौन सा प्लांट सूटेबल है वो आप पता कर सकते हो। द इंक्रीज इन द ग्रिथ ऑकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स अरेंज्ड इन अ रिंग इन द स्टेम। ग्रिथ यानी उसका जो चौड़ा, मतलब मोटाई बोल सकते हो, तो जो मोटा हो रहा है ना, जैसे साइड से ग्रोथ है, साइड से ग्रोथ है तो उसको इंक्रीज इन ग्रिथ बोलेंगे। ये ऑकर होता है एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स अरेंज्ड इन अ रिंग इन द स्टेम। जो आपने अभी कटा हुआ पेड़ का देखा था फोटो, उसकी बात कर रहा है। These cells divide and produce the new cells inside and outside in a concentric manner. Concentric manner का मतलब होता है सर्कल के अंदर एक सर्कल, उसके अंदर एक सर्कल, उसके अंदर एक और सर्कल, इस टाइप की जो ग्रोथ होती है। तो उसमें क्या है, इस टाइप का एक कोई भी स्ट्रक्चर होता है, कंसेंट्रेटिक बोलते हैं उसको। जो आपने अभी फोटो देखी पीछे उसको बोलते हैं कंसेंट्रेटिक, यानी सर्कल के अंदर एक सर्कल, रिंग के अंदर एक रिंग, है ना। लीडिंग टू एन इंक्रीज इन द डायामीटर ऑफ द स्टेम। इसकी वजह से क्या होता है, डायामीटर जो होता है स्टेम का वो इंक्रीज करता है। दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज कॉल्ड द लेटरल मेरिस्टेम। तो ये क्या होता है, लेटरल, अगर लेटरल सरफेस में ग्रोथ है यानी डायामीटर में अगर ग्रोथ है, मोटा हो रहा है प्लांट, तो उसमें जो रिस्पॉन्सिबल है वो है लेटरल मेरिस्टेम। अभी आपने शूट्स के लिए देखा एपिकल मेरिस्टेम, अब आप यहाँ पे देख रहे हो डायामीटर के लिए, डायामीटर में इंक्रीज हो रहा है, ग्रिथ बोल सकते हैं इसको। टेक्निकल लैंग्वेज जो आपको यूज़ करना है एग्जाम में वो ग्रिथ बोलना है, तो ग्रिथ में हो रहा है तो वो लेटरल मेरिस्टेम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंटर कैलरी मेरिस्टेम, हाउ डू द प्लांट्स ग्रो आफ्टर बीइंग कट। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनको आप कट कर दो फिर भी उनकी ग्रोथ होती है, तो उसके बारे में समझते हैं। वी हैव लर्न दैट द मेरिस्टेम टिश्यूज आर प्रेजेंट एट द टिप of the roots and the shoots. What do you think happens to the growth of the plants if the tip of the young stem is cut? The stem stops growing in the length but the new branches arise from the nodes of the stem. जो स्टेम होता है वो अगर आप कट कर दो तो वहाँ से तो ग्रोथ होना बंद हो जाता है, पर जो न्यू ब्रांचेस होते हैं जिनको हम नोड्स बोलते हैं, अब ये जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स होते हैं ये लोकेटेड होते हैं बेस ऑफ द लीव्स एंड इंटर नोड्स पे, यानी स्टेम रीजन। अब ये नोड क्या होता है, तो नोड द पॉइंट ऑन द स्टेम वेयर द लीव्स और द ब्रांचेस अराइज। ये वो पार्ट है जहाँ से आपका स्टेम या फिर जो ब्रांच है किसी भी पौधे की वो वहाँ से निकल रही है पेड़ की। अब इसमें एक इंटरनोड होता है, इंटरनोड होता है सेगमेंट ऑफ द स्टेम लोकेटेड बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स। एक नोड है फिर एक और नोड है, दोनों के बीच में एक ऐसा सेगमेंट होगा स्टेम का जहाँ पे दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक नोड और उसके बाद एक और नोड, दो लगातार, और उसके बीच की जो स्टेम है उसको आप इंटरनोड बोल रहे हो। अब इसका फंक्शन ये होता है कि रैपिड वर्टिकल इलोंगेशन ऑफ द इंटरनोड्स एंड द लीव बेसिस। अब इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ तब आप समझ पाओगे। देखो एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ या ग्रास ले लो, चलो एक ग्रास है, ठीक है, और उसको एक एनिमल खा गया, पर जब वो उसको खा गया तो उसके बाद फिर से ग्रास की ग्रोथ हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि tissue remains active behind the growing tips. The plants like grasses can regenerate quickly after being grazed by the animals. कुछ टिश्यूज़ हैं जो पीछे रह जाते हैं, अगर कोई एनिमल या फिर हम ग्रास को काट भी देते हैं तो उसके बाद
उसके कुछ टिश्यूज़ हैं जो पीछे उसके बच जाते हैं और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनकी फिर से वापस से ग्रोथ कराने के लिए, ठीक है। द नोड इज़ द पॉइंट ऑन द प्लांट स्टेम वेयर द ब्रांचेस और द लीव्स अराइज। द पार्ट ऑफ द स्टेम बिटवीन द टू नोड्स इज कॉल्ड द internode. You may have also observed that what the hedge around a garden is cut. After some time some branches appear again, giving a hedge a bushy appearance. अगर आप पौधे को काट देते हो अपने गार्डन में तो उसके बाद फिर से वो उग जाता है। द ग्रास ऑल्सो अपीयर आफ्टर सम टाइम्स बीइंग मूव्ड और ग्रेज्ड बाय द animal. This happens because of the presence of the intercalary meristem at the node of the stem. These meristematic tissue are called intercalary meristems. तो इसे बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। ये है आपका जिसकी वजह से ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स है ये नोड के ऊपर प्रेजेंट होता है किसी भी स्टेम के, और ये रिस्पॉन्सिबल है आपका जो नोड्स से जो स्टेम है उसकी ग्रोथ हो जाती है। भले आप ऊपर से काट दो, नोड्स पे प्रेजेंट रहेगा ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये वापस से ग्रोथ करा देगा। इसीलिए आप जो अपना गार्डन है उसको बार बार साफ़ करते हो और फिर से उग जाते हैं ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, इसकी वजह से वापस से जो टिश्यूज़ हैं वो ग्रोथ करा देते हैं। थस द प्लांट्स हैव 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। तीनों के बारे में हमने समझ लिया। एपिकल लोकेटेड एट द रूट एंड द शूट टिप्स इंक्रीजेज इट्स लेंथ। लेटरल मेरिस्टेम लोकेटेड अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ द स्टेम इंक्रीजेज द ग्रिथ, ये भी हमने देख लिया। इंटरकैलरी मेरिस्टेम लोकेटेड एट द बेस ऑफ द सर्टेन प्लांट्स सच एज grasses help them to regenerate after cutting. Together these meristems account for the growth in the length, girth and the branching in the plant. The cell of the meristematic tissue are small, have thin cell walls, a large and a prominent nucleus and the dense cytoplasm. जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो वैक्यूल्स को क्यों लैक करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो एक्टिवली सेल डिवाइड हो रहे होते हैं। पॉइंट नंबर 2, उनके पास कोई स्टोरेज के लिए स्पेस नहीं होता, लार्ज वैक्यूल्स के लिए इसीलिए स्पेस नहीं होता क्योंकि वो एक्टिवली डिवाइडेड होते हैं, अपने सेल डिवीज़न का पार्ट होते हैं। तो एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं, ग्रोथ में सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके पास कोई भी स्टोरेज के लिए स्पेस नहीं बचता, ये इसका रीज़न हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे ड्यू टू कंटिन्यूस डिवीजन। हाँ, ये आंसर ही दिया हुआ है, जो मैंने आपको बताया उसको एक पैराग्राफ के फॉर्म में लिखा है। ड्यू टू कंटिन्यूस सेल डिवीजन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एड्स न्यू सेल्स टू द प्लांट बॉडी, सम ऑफ देम न्यूली फॉर्म्ड सेल्स रिमेन्स मेरिस्टेमेटिक while other lose the ability to divide. The cell that lose the ability to divide undergoes the changes in the structure and the functions becomes a permanent tissue. जो सेल अपनी एबिलिटी को छोड़ देता है कि अब वो और डिवाइड नहीं हो सकता, द सेल दैट lose the ability to divide, अब वो और डिवाइड नहीं हो सकता, undergoes the changes in the structure and function, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन बदल जाता है और वो बन जाता है एक permanent tissue. These cells become specialized to perform the specific functions. ये कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करने लगते हैं, चाहे वो सपोर्ट का काम हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का काम हो या स्टोरेज का काम हो, ठीक है। दिस प्रोसेस बाय विच द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बिकम्स स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बिकम परमानेंट बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अब पढ़ते हैं परमानेंट टिश्यूज के बारे में। वंस अ सेल बिकम्स स्पेशलाइज्ड एंड नॉर्मली लूज देयर कैपेसिटी फॉर डिवीजन दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। एक बार कोई सेल अगर स्पेशलाइज्ड हो गया, यानी कोई एक ही काम कर रहा है, स्पेशलाइजेशन हो गई उसकी उसी काम को लेके, और अब वो अपनी ये एबिलिटी या फिर ये कैपेसिटी कि वो डिवाइड हो सके, उसके अंदर सेल्स का डिवीज़न हो सके, ये चीज़ वो लूज़ कर चुका है, तब वो एक परमानेंट टिश्यू बन जाता है। दे आर कॉल्ड परमानेंट बिकॉज देयर सेल्स हैव become specialized for a particular role rather than remaining continuously dividing. उन्हें परमानेंट इसलिए बोला गया है क्योंकि उनके जो सेल्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड बन चुके हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए rather than continuously डिवाइड होने के। परमानेंट टिश्यूज एग्जामिन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ रूट को एग्जामिन करना है या फिर स्टेम को, एंड द वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ लीफ, या तो हम ट्रांसवर्स सेक्शन जिसे शॉर्ट में TS बोल रहा है उसको एग्जामिन करना है, या तो हमें VS सेक्शन यानी वर्टिकल सेक्शन को एग्जामिन करना है। What do you observe? Are all the cells similar in shape and size? तो इसका मैं एक एक करके आंसर बताता हूँ कि होगा क्या। सबसे पहले तो ट्रांसवर्स सेक्शन वो सेक्शन होता है, जैसे मान लीजिए एक सिलिंड्रिकल पाइप है, उसमें आप स्टेम को इमेजिन करिए, अब उसको काट दीजिए, ठीक है। अगर आप उस स्टेम को या फिर सिलिंड्रिकल पाइप जिसको आप अज्यूम कर रहे हो या फिर स्टेम है वो, उसको आप कट करते हो उसके वृत्त के अराउंड, तो वो होगा ट्रांसवर्स सेक्शन। वर्टिकल सेक्शन ऑफ द स्टेम उसको बोलेंगे जब आप कट करोगे उसको लेंथ वाइज जब आप कट करोगे तो वर्टिकल सेक्शन आपको मिलेगा।
मिलेगा। अब इसमें आप ऑब्जर्व ये करोगे कि इसके अंदर कोई भी यूनिफॉर्म कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स नहीं है। इंस्टेड इसमें ऑब्जर्व होंगे डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स कंटेनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। और इसके पीछे का रीज़न है कि अगर सारे सेल्स आइडेंटिकल होंगे तो वो एक ही टाइप ऑफ फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, पर यहाँ पे सारे फंक्शंस अलग अलग परफॉर्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनका शेप, साइज़, वॉल थिकनेस, इंटरनल स्ट्रक्चर और फंक्शन सब अलग है। इसीलिए क्योंकि हमें डिफरेंट जॉब्स को परफॉर्म करना है एक प्लांट के अंदर, इसीलिए आपको कोई यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं दिख रहा जब आप चाहे उसको ट्रांसवर्स सेक्शन में देखोगे, चाहे आप उसको वर्टिकल सेक्शन में देखोगे। यू कैन सी, एनसीईआरटी की लाइन पढ़ रहा हूँ मैं, यू कैन सी द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द सेल्स आर प्रेजेंट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ सनफ्लावर स्टेम एंड ईच टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। दीज आर द परमानेंट टिश्यूज। आई होप आपको परमानेंट टिश्यूज का अच्छे से डेफिनेशन क्लियर हो गया। परमानेंट टिश्यू कैन बी सिंपल, कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। सिंपल में आते हैं आपके चाहे पैरेन्काइमा हो गए, स्कैरेन्काइमा हो गए, कोलेनकाइमा हो गए, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है ना, सिंगल टाइप ऑफ यानी मेनली वन टाइप ऑफ सेल होता है। इसके अलावा होते हैं कॉम्प्लेक्स, कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ द सेल्स। इसके एग्जांपल होते हैं आपके जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, इसमें मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। ऑब्जर्व द टाइप्स ऑफ द टिश्यूज इन फिगर 3.7। यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ का यहाँ पे देख सकते हो। जाइलम कहाँ पे है, फ्लोएम कहाँ पे है, लेटरल मेरिस्टेम की फ़ोटो देख सकते हो, और स्कैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा सब यहाँ पे बना हुआ है। एपिडर्मिस ऊपर अपर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट या फिर उसकी लीव्स, तो वो हो जाती हैं आपकी एपिडर्मिस। वैस्कुलर टिश्यू और स्टेम की भी फोटो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, द एपिडर्मिस फॉर्म्स द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट बॉडी। आउटर मोस्ट जो लेयर होती है प्लांट की बॉडी की, उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ tightly packed single layer of flat and rectangular cell. It protects all the parts of the plant. ये प्रोटेक्ट करता है पूरी प्लांट की बॉडी को, पूरे प्लांट के, मतलब आउटर मोस्ट लेयर होती है। जैसे आपके लिए स्किन होती है वैसे इसके लिए एपिडर्मिस होती है। these cells are covered with a waxy layer of cutin called cuticle. इसके ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है जिसे हम क्यूटिकल बोलते हैं। in some plants लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट, बहुत ऐसे प्लांट्स हैं जो बहुत सूखे यानी ड्राई हैबिटेट में रहते हैं। द एपिडर्मिस मे बिकम कवर्ड बाय अ थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल टू रिड्यूस द वाटर लॉस इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट है वो लॉस करता है वाटर, तो उसको रिड्यूस करने के लिए, वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए एक थिक लेयर से एपिडर्मिस को कवर किया जाता है। क्यूटिकल की एक लेयर उसके ऊपर अलग से रहती है। ठीक है, वाटर लॉस इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन बाय स्टोमेटा। स्टोमेटा से वो पानी का लॉस ना हो इसके लिए एक अलग से लेयर होती है। ठीक है, द क्यूटिकल ऑल्सो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन बाय द पैरासाइट्स। इससे क्या है ना कि बाहर से कोई अटैक हो रहा है, अगर उस टोमेटा के पोर्स क्योंकि खुले रहते तो उसके अंदर से घुसने की कोशिश करेगा, तो क्यूटिकल एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ मैकेनिकल इन्वेजन या फिर इंजरी से भी बचाता है प्लांट को। इन मैनी प्लांट्स हेयर लाइक प्रोजेक्शंस अराइज फ्रॉम द एपिडर्मल सेल्स। और बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनमें हेयर लाइक प्रोजेक्शन यानी बाल जैसे दिखने वाले हेयर लाइक प्रोजेक्शन थोड़े उठे हुए आपको देखने को मिलते हैं। इन द रूट्स दीज प्रोजेक्शन आर कॉल्ड रूट हेयर। और रूट के अंदर भी जब आप जड़ से किसी प्लांट को उतारते हो तो उसके ऊपर हेयरी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है जिसे हम रूट हेयर बोलते हैं, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड द मिनरल्स। उससे क्या होता है ना, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, पानी ज़्यादा खींच सके रूट के द्वारा, जो प्लांट है वो फ्रॉम द सॉइल से वो ज़्यादा खींच सकता है पानी को। इन लीव्स द एपिडर्मिस कंटेन्स द पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। एपिडर्मिस में वो पोर्स होते हैं जिसे हम स्टोमेटा बोलते हैं। और आपने पढ़ाई होगा स्टोमेटा की कितनी इंपॉर्टेंस होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। विच अपार्ट फ्रॉम द गैसियस एक्सचेंज हेल्प इन ट्रांसपिरेशन। गैसियस एक्सचेंज तो करता ही है, साथ में ट्रांसपिरेशन भी करता है, दैट इज इवेपोरेशन ऑफ द वाटर वेपर्स थ्रू द स्टोमेटा। थर्स ट्रांसपिरेशन हेल्प इन द वाटर ट्रांसपोर्टेशन बाय क्रिएटिंग अ ट्रांसपिरेशन पुल इन द जाइलम। ट्रांसपिरेशन ऑल्सो हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द प्लांट बॉडी। आप प्लांट को अगर अब ऐसे ऑब्जर्व करोगे तो कभी कभी उसके लीव्स के ऊपर ना थोड़ा थोड़ा पानी रहता है, वो एक्चुअली में ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के द्वारा उसने खुद के पानी को लॉस किया रहता है। और ये एक ट्रांसपिरेशन ऑल्सो हेल्प इन एलिमिनेशन, मतलब ये एलिमिनेट करता है वेस्ट को प्लांट की बॉडी से। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे देखते हैं सपोर्टिंग टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। वाई या फिर व्हाट कीप्स अ प्लांट अपराइट। ऐसी कौन सी चीज़ है जो प्लांट को अपराइट कीप करती है, मतलब प्लांट को सीधे खड़े रहने का
ताकत कहाँ से आ रहा है, यानी उसको मैकेनिकल सपोर्ट कौन कर रहा है। तो इसका आंसर है स्कैरेनकाइमा होता है, कोलेनकाइमा होता है और एक होता है पैरेनकाइमा। तो सबसे पहले तो जो पैरेनकाइमा होता है वो स्टोरेज के लिए होता है या फिर फोटोसिंथेसिस में हेल्प करने के लिए होता है, मेनली स्टोरेज का काम है उसका, मान लो, ठीक है। फिर है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो सी से है उसका है काम फ्लेक्सिबल सपोर्ट के लिए। फिर है स्कैरेनकाइमा जो एस सी है, ठीक है। स्कैरेनकाइमा स्पेलिंग वगैरह इसकी रट लेना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके बाद जो जाइलम है वो क्या करता है, वो करता है वाटर कंडक्शन, और जो फ्लोएम है वो करता है फूड ट्रांसपोर्टेशन। अब इसमें जो ऊपर के 3 थे वो थे सिंपल परमानेंट टिश्यू बोल सकते हैं, और जो नीचे के 2 थे जाइलम और फ्लोएम वो हैं आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो मैंने आपको पूरी चीज़ समझा दी। अब जल्दी से ना एनसीईआरटी की जो लाइन बाय लाइन है उसकी रीडिंग कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सपोर्टिंग टिश्यूज़ और सिंपल परमानेंट टिश्यूज़, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्कैरेनकाइमा। ईच differs in the structure and performs supporting functions. Number 1, parenchyma. Parenchyma consists of living cells with thin walls. These cells are loosely packed with the intercellular spaces. Parenchyma mainly stores food but also perform photosynthesis in the green पार्ट्स ऑफ द प्लांट। देखो मेन काम पैरेनकाइमा का खाने को स्टोर करना है, यानी फूड को स्टोर करना है, पर ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करता है इन एक्वाटिक plants. Specialized parenchyma forms air spaces which help them to float. Aquatic जो plants होते हैं उसमें एक स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमा का काम होता है कि वो एयर स्पेसेस को फॉर्म करता है जिसकी वजह से वो फ्लोट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा पैरेनकाइमा के ऊपर। बात करते हैं कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स विथ अनइवनली थिकेंड, यानी इसमें मोटे हैं, कॉर्नर्स ड्यू टू द पैक्टिन। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि पैक्टिन क्या है और किस में प्रेजेंट होता है। तो कोलेनकाइमा में प्रेजेंट होता है और है क्या, अ केमिकल दैट गिव फ्लेक्सिबिलिटी लाइक रबड़। ये रबड़ जैसी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम है पैक्टिन का, जो कि प्रेजेंट होता है आपका कोलेनकाइमा में। दिस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी अलाउइंग द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक स्टेम एंड टेंड्रिल्स टू बेंड विदाउट ब्रेकिंग। इसीलिए प्लांट्स काफ़ी हद तक बेंड हो जाते हैं जब आप उन अगर एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करते तो काफ़ी हद तक वो बेंड हो जाते हैं। बात करते हैं स्कैरेनकाइमा की। स्कैरेनकाइमा सेल्स हैव थिक वॉल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द लिग्निन मेकिंग them hard and strong form the woody structure. मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर डेड। ये ज़्यादातर डेड सेल्स होते हैं क्योंकि इनका मेन जो काम है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। दिस टिश्यू इज़ फाउंड इन द स्टेम, लीव, वेन्स एंड हार्ड कवरिंग्स ऑफ द सीड्स एंड नट्स सच एज कोकोनट हस्क एंड वॉलनट सेल। फिर हैं कंडक्टिंग टिश्यूज़, कॉम्प्लेक्स permanent tissues, and how does the water reaches the leaves of the tall trees and how does the food prepared in the leaves reaches to the parts of the plant। तो देखो वाटर का कंडक्शन जाइलम करता है और फूड का कंडक्शन फ्लोएम करता है। Plants have specialized conducting tissues called xylem and phloem, together known as the complex permanent tissues because they are made up of the different types of cells working together. Xylem is the tissue that transports water and the minerals from the roots to the other parts of the plant. It also provides strength to the plant. Xylem consists of tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. Tracheids and vessels are the tubular and the thick-walled. Xylem parenchyma are the only living components of the xylem. जाइलम पैरेनकाइमा ही सिर्फ लिविंग कंपोनेंट है जाइलम में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इसको रट लेना। वाइल ट्रैचिड्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स आर प्राइमरली स्कैरेनमाइटस, यानी प्राइमरली स्कैरेनकाइमा के तरीके के हैं, ये मान सकते हो उन्हें। अब ये स्कैरेनकाइमा का काम था मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, तो वैसे ही ये भी सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जाइलम में, ठीक है। अनलाइक द जाइलम, फ्लोएम इज मोस्टली made up of living cells. It consists of the sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma and the phloem fibers. Some cells are long and tubular, joined end to end by perforated wall. These cells form the sieve tubes. The sieve tubes transport food from the leaves to the parts of the plant. sieve tubes का काम है जो leaves हैं उसमें खाना प्रिपेयर हो रहा है, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, लीव्स में होता है, तो वहाँ से उठा के प्लांट बाकी के जो पार्ट्स हैं प्लांट के वहाँ तक इसको पहुँचाना खाने को। The cellular function of the sieve tube cells are regulated by the companion cell. Companion cells are specialized parenchyma cells. The main function of the companion cells is to monitor loading and unloading of the sugars in the sieve tubes.
तीन मेजर टिश्यू सिस्टम है प्लांट्स के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहला है डर्मल टिश्यू, फिर हम नेक्स्ट पेज पे अभी देखेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और फिर हम देखेंगे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो यहाँ पे तो पहले डर्मल लिखा है, तो इसको समझ लेते हैं ये क्या है। दिस फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट, इट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट्स एंड रिड्यूसेस वाटर लॉस। ये आउटर मोस्ट कवरिंग है प्लांट की, ये प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, ठीक है, और ये वाटर लॉस से भी प्रोटेक्ट कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है बेसिकली वाटर लॉसेस को। यहाँ पे टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स का आप फोटो देख सकते हो। यहाँ पे जाइलम, फ्लोएम, ग्राउंड टिश्यू, फ्लोएम, जाइलम का यहाँ पे एपिडर्मल टिश्यू, और एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, फ्लोएम, जाइलम सब जूम करके दिखाया हुआ है, तो इसको यहाँ पे प्रॉपर्ली आप देख सकते हो। बाकी इस पूरे पेज पे सिर्फ ये डर्मल टिश्यू के बारे में समझना इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट जो दो हैं ग्राउंड टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू, वो नेक्स्ट पेज पे, तो उस पर चलते हैं। Ground tissue system. This forms the main body of the plant between the dermal and conducting tissue. It includes parenchyma, collenchyma and the sclerenchyma. जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है वो स्टोरेज के लिए होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए होता है, सपोर्ट के लिए होता है, बेसिकली ये मेन इंटरनल स्ट्रक्चर का काम करता है। फिर है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। दिस कंसिस्ट ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज, यानी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है जाइलम और फ्लोएम का, ठीक है। यहाँ पे मीट द साइंटिस्ट के बारे में बताया है, तो इसको पढ़ लेते हैं। दो इंडिया के साइंटिस्ट हैं, एक है आपका सिप्रा गुहा मुखर्जी, और इनके साथ है SC महेश्वरी। SC यानी इनका पूरा नाम है सतीश चंद्र महेश्वरी, ठीक है। तो इन लोगों ने किस पे काम किया है, इनने इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है प्लांट टिश्यू कल्चर पे। They demonstrated that the plant reproductive tissue could be cultured in the laboratory and used to regenerate a complete plant under suitable conditions. तो इनने ये बताया कि अगर हम प्लांट का सेल या फिर टिश्यू ले और उसको आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन मीडियम दें खाने के लिए, और उसको कंट्रोल लेबोरेटरी कंडीशन में ग्रो करें, ठीक है, यानी लैब में एक प्लांट टिश्यू को हम कंट्रोल न्यूट्रिएंट मीडियम दे रहे हैं और उसको लैब के कंडीशंस में ग्रो कर रहे हैं, तो उसका सेल डिवीज़न करेगा और फिर वो करेगा डेवलपिंग ऑफ द टिश्यूज़, जिसकी वजह से उसके रूट्स और शूट्स का फॉर्मेशन होगा और अल्टीमेटली वो एक कंप्लीट प्लांट बन जाएगा। तो एक बार NCERT की पूरा ये बॉक्स को पढ़ लेते हैं। आपने बेसिक आइडिया इसका ले लिया है। सिप्रा गुहा मुखर्जी इन द कोलैबोरेशन विद SC महेश्वरी मेड अ ब्रेक थ्रू डिस्कवरी इन द एरिया ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर का एक पूरा, अगर बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें बहुत बड़ा वास्ट एक कॉन्सेप्ट है ये। Their research led to development of a complete plant through anther culture using an artificial nutrient medium under controlled laboratory conditions. This pioneering work greatly contributed to crop improvement and brought significant progress in modern agriculture. अब बात करते हैं एनिमल टिश्यूज़ की। Animal cells also group together and become specialized to perform different functions, यानी similar cells एक ग्रुप बना लेते हैं साथ में together and become specialized, कोई एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं और एक टिश्यू बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मसल सेल्स हैं, बहुत सारे मसल सेल्स साथ में ग्रुप बना के मसल टिश्यू बना लिए, अब वो मूवमेंट में हेल्प करेंगे, तो ये हो जाएगा एनिमल टिश्यू। एक और इसका एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे नर्व सेल होता है, तो नर्व सेल्स मिलके नर्व टिश्यू बनाते हैं और नर्व टिश्यू का काम होता है कैरी करना मैसेजेस को। NCERT की लाइंस पढ़ लेते हैं। लाइक प्लांट्स एनिमल्स ऑल्सो ग्रुप टुगेदर एंड स्पेशलाइज्ड इन परफॉर्मिंग द डिफरेंट फंक्शंस। वही जो मैंने बताया, दीज ग्रुप्स ऑफ द सिमिलर सेल्स फॉर्म एनिमल टिश्यूज। लेट अस परफॉर्म फ्यू सिंपल एक्टिविटीज। ब्लिंक योर आईज, क्लेंच एंड ओपन योर फीस्ट, मतलब अपने फीस्ट को, मतलब हाथ को खोलो बंद करो, ऐसे करो, ठीक है। टेक अ डीप ब्रीथ, टच समथिंग वार्म और कोल्ड। नाउ थिंक विच टिश्यू हेल्प्स यू मूव। कौन से टिश्यू ने आपको हेल्प किया? विच टिश्यू इनेबल्स यू टू सेंस द हीट और कोल्ड। कौन से टिश्यू ने आपको इनेबल किया कि आप हाथ को जब छूते हो किसी गर्म चीज़ पे तो उसको फट से हटा देते हो, है ना। कोऑर्डिनेशन करके एक चैप्टर आएगा, उसमें आप इसके बारे में, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल आगे आएगा, मतलब 9th में 10th में आएगा शायद, जब भी आएगा खैर, तो आप इसको और डिटेल में समझ लोगे। Which tissue holds the body together so that the skin does not fall off। तो ये सब काम है एनिमल टिश्यूज़ का। Specialized means that the cell is adopted in a particular job. For example, a muscle cell is structured in a way that it allows contract and relax
हेल्पिंग द बॉडी टू मूव। जैसे स्पेशलाइज्ड का ये मतलब हो गया कि वो एक सर्टेन एक्शन को परफॉर्म करेगा, जैसे कि जो मसल सेल्स हैं वो साथ में आके एक मसल टिश्यू बनाते हैं जो कि आपके मूवमेंट में हेल्प करता है। अब जैसे यहाँ पे ये बोल रहा है आप ब्लिंक करते हो अपनी आंखों को, तो जब आप ब्लिंक करते हो तो जो मसल होता है आपके आइज़ के अराउंड वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। इसमें जो टिश्यू इन्वॉल्व है वो मसल टिश्यू इन्वॉल्व होता है और उसका फंक्शन है मूवमेंट को परफॉर्म करना। जब आप अपने हाथ से फिस्ट बना रहे हो और उसको ओपन और क्लोज कर रहे हो, तो व्हेन यू ओपन इट द मसल्स रिलैक्स। तो इसमें जो टिश्यू इन्वॉल्व हुआ, तो मसल टिश्यू इन्वॉल्व हुआ और जो फंक्शन इन्वॉल्व हुआ वो है मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस थे उसको मैंने आपको क्या उसके पीछे कौन सा टिश्यू इन्वॉल्व है, कौन से सेल्स इन्वॉल्व हैं और वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, सब बता दिया। आगे बढ़ते हैं। मैनी सच क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड बट द आंसर्स लाई इन द डाइवर्सिटी ऑफ द एनिमल टिश्यू which are specially adapted to perform the different functions. It is interesting to understand how the structure of an animal tissue suits its specific function. Let us explore different kinds of the animal tissue. अब हम अलग अलग टाइप के एनिमल टिश्यू देखेंगे। जैसे कि एक है यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स बनाते हैं एपिथेलियल टिश्यू, और ये एपिथेलियल टिश्यू आपकी कवरिंग होती है या फिर आउटर मोस्ट प्रोटेक्शन लेयर होती है। इसके बारे में समझते हैं। एपिथेलियल टिश्यू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी यानी स्किन and also lines the internal organs such as mouth, lungs, blood vessels and intestine। मतलब आउटर मोस्ट प्रोटेक्शन लेयरिंग भी करता है और कुछ ऑर्गन्स के ऊपर भी इंटरनल आपकी लेयरिंग करता है। इट इज़ कम्पोज्ड यानी ये बना होता है ऑफ क्लोजली पैक्ड सेल्स। बहुत ही क्लोजली पैक्ड सेल्स होते हैं इसके अंदर, बहुत पास पास चिपके चिपके, विथ वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन देम, और इसके बीच में बहुत लिटिल स्पेस होता है। दिस स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ द जर्म्स। और ये स्ट्रक्चर आपको प्रिवेंट करता है, मतलब बचा रहा है एंट्री ऑफ द जर्म्स, यानी जर्म्स को आपकी बॉडी में एंटर होने से आपका एक प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। इसीलिए इसका मेन काम क्या है, कवरिंग देना और प्रोटेक्शन देना। बनते कैसे हैं, एपिथेलियल सेल्स होते हैं, जब वो साथ में आते हैं तो एपिथेलियल टिश्यू बनाते हैं, और एपिथेलियल टिश्यू जो है वो आउटर मोस्ट कवरिंग या फिर प्रोटेक्शन की एक लेयर बनाता है। वाटर लॉस एंड ऑल्सो हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, सेक्रीशन एंड मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। और भी इसके ये सब काम है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू आर स्ट्रक्चरली adapted to perform the different functions. Study the table 3.2 along with the corresponding diagram shown in 3.11 to understand how the structures and the functions of the epithelial tissues are related. तो अब हम यहाँ पे एक टेबल देखेंगे जिसमें आपका फंक्शन दिया है, स्ट्रक्चर दिया है और लोकेशन ऑफ द बॉडी को इंडिकेट किया है कि कहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो सबसे पहला है एक्सचेंज। फंक्शन क्या है, एक्सचेंज करना। हेल्प इन द रैपिड डिफ्यूजन ऑफ द लिक्विड्स एंड गैसेस। स्ट्रक्चर सिंगल लेयर ऑफ थिन फ्लैट सेल्स। लोकेशन लाइनिंग ऑफ द टिश्यू इन द ब्लड वेसल्स एंड लंग्स। नेक्स्ट है फंक्शन यहाँ पे प्रोटेक्शन। प्रोटेक्ट्स अंडरलाइनिंग tissues from the mechanical injury, friction and entry of the microbes. इसका स्ट्रक्चर है many layers of the cells, outer cells are flat and tightly packed। जो मैंने पहले बताया उसके हिसाब से यही है। लोकेशन कहाँ है, स्किन, माउथ और ओइसोफेगस। नेक्स्ट है आपका फंक्शन। अच्छा, ओइसोफेगस है, ईसोफेगस है, ऐसे प्रोनाउंसिएशन पे जो आपकी टीचर बोले वही फॉलो करना। हमारे यहाँ तो दोनों बोलते थे, ओइसोफेगस भी बोलते हैं, ईसोफेगस भी बोलते हैं, दोनों चलता है। नेक्स्ट है फंक्शन आपका प्रोडक्शन, सेक्रीशन। सेक्रीशन में क्या है, प्रोडक्शन एंड सेक्रीशन ऑफ द म्यूकस, एंजाइम, hormones, sweat, saliva. Structure है cell specialized for producing and releasing the substances. Many may be cuboidal और columnar, मतलब कॉलम के शेप का भी हो सकता है, क्यूबॉइडल शेप का भी हो सकता है। नेक्स्ट है लोकेशन इन द बॉडी। सलाइवरी ग्लैंड, जो आपके थूक बनता है ना, सलाइवरी ग्लैंड्स, वहाँ की बात करें, स्वेट ग्लैंड्स एंड स्टमक लाइनिंग। फिर है फंक्शन, सेंसरी फंक्शन, स्मेल, टेस्ट, साउंड एंड बैलेंस। स्ट्रक्चर स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर सेल्स हैविंग हेयर लाइक सीलिया। जो सीलिया होता है उसका स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर होता है हेयर, हेयर से वो रिसेप्ट करने का काम करता है। लोकेशन इन द बॉडी, नॉस्ट्रल्स, टेस्ट बर्ड्स एंड इनर एयर। किसी जैसे कान में बाल होते हैं, नाक में बाल होते हैं, वो सब की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है फंक्शन, यहाँ पे है एब्जॉर्प्शन। एफिशिएंट अपटेक ऑफ न्यूट्रिशन, वाटर। आप एफिशिएंटली अपटेक करते हो न्यूट्रिशन, खाना और वाटर। ये इसका स्ट्रक्चर कहाँ होता है, सिंगल लेयर ऑफ टॉल पिलर लाइक सेल्स ऑफन विद द हेयर लाइक स्ट्रक्चर। और इसकी लोकेशन होती है लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे आपने देखा फंक्शन, उसकी कहाँ पे वो स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और कहाँ पे उसकी लोकेशन है। फंक्शन, स्ट्रक्चर, लोकेशन, तीनों ये आपको अच्छे से रट लेना चाहिए। कभी एग्जाम में पूछेगा ये फंक्शन है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, या फिर ये स्ट्रक्चर है तो इसका लोकेशन क्या होगा, ऐसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
हाउ आर द वेरियस पार्ट्स कनेक्टेड इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में वेरियस पार्ट्स कैसे कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे इसका देख सकते हो एक फिगर दिया है 3.11 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अलग अलग पार्ट्स में ABCD जो हमने अभी पीछे पढ़ा ना 1 2 3 4 करके, तो उसका यहाँ पे आप ABCD करके इसको समझ सकते हो। जैसे इंटेस्टाइन वाला लास्ट था तो उसका यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो, एक नॉस्ट्रल्स वाला था उसका ऊपर देख सकते हो D वाला, है ना। और यहाँ पे और भी हैं तो आप इसको देख के थोड़ा समझ सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट है कहाँ हमारी बॉडी कहाँ कहाँ पे कैसे वेरियस पार्ट्स कनेक्टेड होते हैं। तो यू हैव रीड दैट द ब्लड कनेक्ट्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय ट्रांसपोर्टिंग द न्यूट्रिएंट्स, गैसेज, हॉर्मोन्स एक्सेट्रा, है ना, ये आपने पढ़ा है। इन सेम वे द बोन्स कनेक्ट एंड सपोर्ट द बॉडी फ्रॉम द हेड टू टो, ऐसे ही हेड से लेके टो तक आपकी पूरी बॉडी कनेक्टेड है बोन्स के द्वारा। अ टिश्यू दैट कनेक्ट्स एंड सपोर्ट्स द अदर टिश्यू इज कॉल्ड अ कनेक्टिव टिश्यू, एक टिश्यू जो कि दूसरे टिश्यू से कनेक्ट करती है, सपोर्ट करने का काम करती है, उसे हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। बोथ ब्लड एंड both blood and bones are connective tissues though both are connective tissue, they differ in the composition and consistency. Blood is fluid while bone is hard. This difference is due to the matrix, which is watery, soft and jelly like in blood but hard, solid and rigid in bones. तो आपके जो ब्लड है वो क्या है, लिक्विड नेचर का है, लेकिन आपका जो बोन्स है वो सॉलिड नेचर का है, हार्ड है। तो यही यहाँ पे बोल रहा है, दिस डिफरेंस इज ड्यू टू द मैट्रिक्स विच इज वाटरी, सॉफ्ट एंड जेली लाइक in blood but hard, solid and rigid in bones. Activity 3.2, let us understand further. Recall everyday experiences given in the first column of the table 3.3. Write your observations and questions in your notebook. Compare your observation with the observation in the table 3.3. योर एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन एंड द क्वेश्चंस फ्रॉम द डेली लाइफ। एक्सपीरियंस दिया हुआ है, ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है और उससे आपके क्या क्वेश्चन निकल सकते हैं वो दिया हुआ है। एक्सपेरिमेंट, व्हेन यू गेट अ स्मॉल कट ऑन योर स्किन, ऑब्जर्वेशन, रेड ब्लड कम्स या फिर ओजेस लिखा हुआ है आउट फ्रॉम द कट, अ क्लॉट इज फॉर्म्ड आफ्टर सम टाइम। तो व्हाट कॉजेज द ब्लड टू क्लॉट, तो क्या होता है जब भी आपकी स्किन पे कट होता है तो ब्लड उससे बाहर आना शुरू हो जाता है। आफ्टर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम क्लॉट इज ऑल्सो फॉर्म्ड, एक क्लॉटिंग उसके ऊपर होती है जिसे हम ब्लड क्लॉट बोलते हैं। ब्लड कंटेन्स सेल्स यानी फ्रेगमेंट्स कॉल्ड प्लेटलेट्स, इसके अंदर क्या होता है, प्लेटलेट्स होते हैं। व्हेन द ब्लड वेसल्स इज डैमेज द प्लेटलेट्स गैदर एट द इंजर्ड साइड, तो ये इंजर्ड साइड पे गैदर होते हैं। दे स्टिक टुगेदर एंड हेल्प टू फॉर्म अ ब्लड क्लॉथ, एक ब्लड का क्लॉथ बनाते हैं। ये क्लॉथ प्रिवेंट करता है एक्सेसिव ब्लड लॉस को और ऑल्सो हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द वाउंड फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे माइक्रोब्स आपके बॉडी के अंदर ना चले जाएं, उससे भी प्रोटेक्ट करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर भी बना देता है। तो अगर आपको कोई भी कट लगा है तो वहाँ पे प्लेटलेट्स गैदर करेंगे, क्लॉथ फॉर्म करेंगे और ब्लीडिंग को स्टॉप कर देंगे। ठीक है, नीचे यहाँ पे ये भी दिया, द एवरीडे एक्सपीरियंस मेंशन्ड अबव आर रिलेटेड टू द ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट, द रेड ब्लड सेल्स. The red color of the blood is due to hemoglobin, an iron-rich protein in the red blood cell, RBC बोलते हैं इसको, live for about 4 months and are replaced regularly. यहाँ पे second experience है, when you get a skin infection, अगर आपको कोई skin infection हो जाए, the area turns red and perhaps lightly swollen, यू मे हैव अ फीवर। तो क्या होता है कि व्हेन यू गेट एन इन्फेक्शन, जब आपको कोई इन्फेक्शन हुआ तो आपको स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस उसके ऊपर हो सकता है, रेड रेड दिखेगा, या फिर कुछ टाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि आपको फीवर हो जाए। एट एन इन्फेक्टेड एरिया, अगर कोई एक इन्फेक्टेड एरिया है तो आप नोटिस करोगे रेडनेस है, स्वेलिंग है, पेन है या फिर पस जम जाता है, फीवर हो सकती है। ये होता है क्योंकि वहाँ पे WBC काम करता है। WBC क्या है, वाइट ब्लड सेल्स एंड द बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स, इसको हम बोल सकते हैं बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स। वाइट ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरसेस एंड अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये कैसे करता है, तो WBC प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरसेस एंड अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिकॉज दे मूव टुवर्ड्स द इन्फेक्टेड या फिर डैमेज्ड एरिया एंड पार्टिसिपेट इन द इम्यून रिस्पॉन्स। Accumulation of the immune cells, dead cells and tissue debris can contribute to pus formation. अगर कोई भी आपको इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पे WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स रिस्पॉन्स करेंगे और उसके बाद जो इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन आ जाना, फिर रेडनेस या स्वेलिंग होगी, पस वहाँ पे जमा हो सकता है। ठीक है, ये था सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है व्हेन यू एक्सरसाइज या रन यू ब्रीथ फास्टर। देखो, एंड योर फेस में टर्न रेड, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्सेसिव जब आप
ये करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो उस समय हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है एनर्जी की. सो व्हेन यू एक्सरसाइज योर मसल्स नीड मोर एनर्जी. टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी द मसल सेल्स रिक्वायर मोर ऑक्सीजन. तो मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो ब्रीथिंग ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से हार्ट पंप करेगा ब्लड को और फास्टर, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो मोर ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा आपका. ठीक है, ज़्यादा ब्लड का फ्लो होगा. तो फेस भी रेड हो सकता है बिकॉज ऑफ द ब्लड फ्लो इंक्रीज, है ना. अगर एक्सेसिव ब्लड फ्लो होगा तो ऐसा होता है. अब नीचे की कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं. सेकंड पॉइंट से पढ़ते हैं. प्लेटलेट्स हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग एट द साइट ऑफ इंजरी. ये मैंने बता दिया. ड्यूरिंग एक्सरसाइज और रनिंग मसल्स नीड मोर ऑक्सीजन, सो द ब्रीदिंग बिकम्स फास्टर एंड ब्लड फ्लोज इंक्रीजेस. इसकी वजह से आपका फेस रेड दिखने लगता है. फिर फोर्थ है WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स. कलेक्ट एट इन्फेक्टेड एरिया. इन्फेक्टेड एरिया पे ये कलेक्ट होते हैं. कॉजिंग पस फॉर्मेशन एंड इन्फ्लेमेशन यानी सूजन आ जाती है. कॉजिंग रेडनेस, रेड पड़ जाता है वो एरिया, वहाँ पे पस भी हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, सम पॉसिबल पस फॉर्मेशन, वाइट कलर का जो पस बन जाता है वो यहाँ पे बोल रहा है. फॉर्मेशन एट इन्फेक्टेड एरिया. इन्फेक्टेड एरिया पे आपको ये देखने को मिलता है. तो यहाँ पे जो RBC है उसमें हेमोग्लोबिन होता है. यानी हेमोग्लोबिन इज एन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन दैट गिव्स द ब्लड इट्स रेड कलर, जिसकी वजह से वो रेड होता है और ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में ऑक्सीजन को. RBC इज़ जनरली सर्वाइवल फॉर, उसका जो सर्वाइवल टाइम है वो 120 डेज़ का होता है, यानी 4 मंथ्स का. और ये कंटिन्यूसली रिप्लेस होता है बाय न्यू रेड ब्लड सेल्स. इसका मेजर फंक्शन है टू परफॉर्म the transportation of oxygen from lungs to the body tissues. Next are platelets. Platelets are small cells fragments present in the blood. There is major function of platelets which is clotting of the blood. ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में आपका प्लेटलेट्स हेल्प करता है. WBC एक डिफेंस या फिर इम्यून सिस्टम की तरह काम करता है. दे रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शियस एंड हेल्प्स टू डिस्ट्रॉय या कंट्रोल द डिसीज कॉजिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो मैंने आपको WBC के बारे में बता दिया, RBC के बारे में बता दिया और प्लेटलेट्स के बारे में बता दिया. आगे बढ़ते हैं. फिगर 3.12 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसकी एक डेफिनेशन है. डेफिनेशन मैं बता देता हूँ. कनेक्टिव टिश्यू इज अ टिश्यू दैट कनेक्ट्स, सपोर्ट्स, बाइंड्स या प्रोटेक्ट्स या ट्रांसपोर्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. यानी कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट्स, सपोर्ट्स, बाइंड्स, प्रोटेक्ट्स और ट्रांसपोर्ट्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है. टाइप्स ऑफ बोन्स के बारे में दिया हुआ है. अरेंजमेंट ऑफ द टिश्यू एट अ जॉइंट के बारे में दिया हुआ है. तो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में देख लेते हैं. तो 55% इसका जो वॉल्यूम है वो प्लाज्मा होल्ड करता है. 45% वॉल्यूम फॉर्म्ड एलिमेंट्स होल्ड करते हैं. और ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं उसमें आपका WBC, प्लेटलेट्स और RBC आता है. इसमें जो लिक्विड पार्ट है ब्लड का वो मेजरली प्लाज्मा होता है. इट इज़ द मेनली वाटर एंड कंटेन्स द डिजॉल्व सब्सटेंसेस सच एज न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, सॉल्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन्स, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा. यू कैन थिंक ऑफ द प्लाज्मा एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम ऑफ द ब्लड. फिर फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% होते हैं. रिमेनिंग अप्रॉक्स 45% कंटेन्स द ब्लड सेल्स एंड द सेल फ्रैगमेंट्स. RBC इज द मेजर function is to transport the oxygen and WBC is for the body defense and immune system. नेक्स्ट यहाँ पे फोटो दिया हुआ है टाइप्स ऑफ बोन्स के बारे में. इसमें एक तो कॉलर बोन दिखाया हुआ है, फिर है लॉन्ग बोन और फिर है नी कैप. टेंडन, कार्टिलेज और लिगामेंट, 3 चीज़ें यहाँ पे दी है. अरेंजमेंट ऑफ द टिश्यू एट अ जॉइंट में. तो अब यहाँ पे टेंडन का डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि टेंडन कनेक्ट करता है, कनेक्ट मसल्स टू बोन एंड ट्रांसमिट्स फोर्स ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन टू द बोन. टेंडन का मेन काम है अपना, ये टाई करता है मसल्स को बोन से. टेंडन ties the muscles to the bones. Ligament links the bone to bone. And cartilage provides a smooth surface so that the bone can move without directly rubbing against each other. ये तीनों के फंक्शन हो गए. इसको मैं और डिटेल में बता देता हूँ. जो कार्टिलेज है ये कवर करता है एंड ऑफ द बोन एट मेनी जॉइंट्स. Its function is to provide the smooth surface for movement, acting as a shock absorber. फ्रिक्शन बिटवीन द बोन्स. अगर एक बोन है और दूसरा बोन है, दोनों के बीच में अगर कार्टिलेज है तो कार्टिलेज प्रिवेंट्स द बोन फ्रॉम डायरेक्टली रबिंग अगेंस्ट ईच अदर. फिर लिगामेंट क्या करता है? कनेक्ट्स द बोन टू बोन. इट्स मेजर रोल इज टू स्टेबलाइज द जॉइंट एंड प्रिवेंट द एक्सेसिव मूवमेंट. यानी अगर ये नी पे प्रेजेंट है तो नी पे जो लिगामेंट है वो हेल्प करता है ताकि ये प्रॉपर अलाइनमेंट को कीप कर सके, मतलब एक प्रॉपर अलाइनमेंट में रह सके जो बोन है. इसके अलावा टेंडन जो है वो कनेक्ट करता है मसल को बोन से. व्हेन द मसल कॉन्ट्रैक्ट्स द टेंडन ट्रांसमिट्स दैट द पुलिंग फोर्स टू बोन प्रोड्यूसिंग द मूवमेंट, जिससे आपकी मूवमेंट हो पाती है. आई होप
ये पूरा हिस्सा समझ में आ गया होगा। Activity 3.3, perform the actions given in the table 3.4, record your experiences and compare them with the experiences given in the table 3.4, study their functions and identify the connective tissues figure 3.12। तो यहाँ पे connective tissue table 3.4 में जो दिया है उसमें action दिया है, experience दिया है, function दिया है, और उसका जो figure है वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। identified the connective tissue, बोन 3.12 में, कार्टिलेज 3.12 में, बी में है ना, सी में है, सॉरी शुरू से बताता हूँ। देखो बोन जो है वो फिगर 3.12 के बी में जाके देख सकते हो, कार्टिलेज फिगर 3.12 के सी में जाके देख सकते हो, टेंडन 3.12 के सी में देख सकते हो, लिगामेंट 3.12 के सी में देख सकते हो। ये पूरी चीज़ अभी जो जस्ट पहले वाली जो फोटो थी उसमें आपने देख ली। अब यहाँ पे फोटो नहीं देखेंगे बार बार क्योंकि वो चेंज करने में दिक्कत आएगी स्क्रीन। एक्शन, एक्सपीरियंस और फंक्शन पढ़ लेते हैं क्या क्या है। एक्शन, टच योर एल्बो जेंटली। तो आपको अगर आप अपने एल्बो को जेंटली टच करोगे तो क्या एक्सपीरियंस करोगे, हार्ड और रिजिड स्ट्रक्चर। तो इसका फंक्शन है गिव्स द स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, तो एल्बो आपका प्रोटेक्शन करने का काम करता है, स्ट्रेंथ देने का काम करता है, और उसको छुओगे तो बहुत हार्ड फील होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, प्रेस एंड फोल्ड योर ईयर। ईयर में क्या होता है, कार्टिलेज होता है, तो उसकी वजह से आप जब अगर प्रेस करोगे और फोल्ड करोगे ईयर को और जेंटली प्रेस योर नोज एंड स्टॉप, तो इसका एक्सपीरियंस होगा अ सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर दैट रिटेन्स द शेप अगेन। फिर से वो नॉर्मल शेप में आ जाता है। ठीक है, प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबिलिटी एंड कुशंस द एंड्स ऑफ द बोन्स एंड शॉक एब्जॉर्प्शन। तो ये कार्टिलेज हो गया। नेक्स्ट है टच योर फोर आर्म्स मसल्स एंड वीगल योर फिंगर्स, फील द मूवमेंट। एक्सपीरियंस क्या करोगे, फील द मूवमेंट इन द फोर आर्म्स इवन थ्रू द फिंगर्स आर फार अवे। इसमें कौन मूव कर, इसमें मतलब कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, तो टेंडन है, और फंक्शन है कनेक्ट्स द मसल्स टू बोन एंड थस ब्रिंग्स अबाउट मूवमेंट। नेक्स्ट है फोर्थ है यहाँ पे सिट ऑन अ चेयर एंड मूव योर लेग अपवर्ड्स योर नी अलाउज, है ना। तो अगर आप ऊपर एक चेयर पे बैठते हो और अपने योर मूव योर लेग, अगर आप अपने लेग को अपवर्ड्स करते हो तो योर नीज अलाउ करता है ऐसा। तो जॉइंट डज नॉट गो बियॉन्ड अ लिमिट, है ना, एक लिमिट के बियॉन्ड आप अपने जो लेग्स हैं या फिर जो नी है उसको नहीं ले जा सकते। द जॉइंट डज नॉट गो बियॉन्ड अ लिमिट, ये लिगामेंट का काम है। तो इसका फंक्शन है कि कनेक्ट्स द बोन and provides stability, limits the movements and helps to prevent the dislocations, ताकि कोई dislocation ना हो जाए, टूट ना जाए। Bones have a rigid matrix containing the calcium and phosphorus compounds, giving them the strength and rigidity. In contrast, the cartilage has a soft jelly-like matrix and provides the flexibility and cushioning. Other connective tissues includes the tendons and the ligaments. Tendons connects the muscles to the bones while the ligaments connect the bones to bones and prevents the excessive movement। जो हमने टेंडन के बारे में अभी पहले देखा वो यहाँ पे लिखा हुआ है पैराग्राफ में, लिगामेंट के बारे में भी लिखा हुआ है प्रॉपर। ये वाली लाइन अगर आप लिखते हो एनसीईआरटी की वर्ड टू वर्ड अपने नोट्स में तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है 3.33, ठीक है, 3 बार 3 आ गया भाई। कैन वी कंट्रोल द मूवमेंट इन आवर बॉडी। दो टाइप की मूवमेंट होती है, वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी। वॉलेंटरी जिसको आप खुद से करते हो, वॉलेंटियर बनते हो उसके, मतलब आप कुछ सोचते हो और करते हो तो वॉलेंटरी एक्शन हो गया। जो आप बिना सोचे समझे करते हो अचानक से, उसको इनवॉलेंटरी बोलते हैं। इसको पढ़ लेते हैं। सम मूवमेंट्स आर अंडर आवर कॉन्शियस कंट्रोल सच एज रनिंग, राइटिंग और लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स। These are called voluntary movements and are carried out by the skeleton muscles which are attached to the skeleton. They are made up of the bundles of long cylindrical cells called muscle fibers. तो जो voluntary movements है वो skeleton की वजह से हमारा carried out होता है, skeletal muscle बोल सकते हैं उसको, और उसमें बहुत सारे बंडल्स होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ बंडल्स ऑफ लॉन्ग सिलिंड्रिकल सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर्स। मसल फाइबर से आपके जो मसल स्केलेटल मसल्स हैं वो बने रहते हैं जो कि वॉलेंटरी मूवमेंट्स आपके कराते हैं। विच आर अनब्रांच्ड मल्टी न्यूक्लिएट, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं उसके अंदर। आर स्ट्रेटेड यानी शोइंग लाइट एंड डार्क बैंड्स अंडर अ माइक्रोस्कोप। जब आप इसे देखोगे तो आपको लाइट एंड डार्क बैंड्स दिखेंगे। आर देयर इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स इन द बॉडी। हाँ, इनवॉलेंटरी मतलब जिस पर आपका कंट्रोल नहीं होता है, ऐसी भी मूवमेंट्स होते हैं बॉडी में। मैनी बॉडी मूवमेंट्स ऑकर ऑटोमेटिकली विदाउट द कॉन्शियस कंट्रोल। आपके कॉन्शियस में मतलब आप उसको सोच नहीं सकते हो, आपके कंट्रोल के बाहर है वो। फॉर एग्जाम्पल द मूवमेंट ऑफ द फूड इन द इंटेस्टाइन एंड द बीटिंग ऑफ
द हार्ट की बीट उसको कंट्रोल थोड़ी कर सकते हो, वो तो इनवॉलेंट्री है। दीज आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। द मसल्स रिस्पॉन्स फॉर दीज movements include the smooth muscles which are found in the organs like stomach and intestine। स्मूथ मसल्स किसको बोलते हैं? वो मसल्स जो कि आपके स्टमक में, इंटेस्टाइन में, चाहे वो लार्ज हो, स्मॉल हो, इंटेस्टाइन हो, उसके अंदर हो, तो वो आपके स्मूथ मसल्स होते हैं। कार्डियक मसल्स के बारे में यहाँ पे बताया है कि कार्डियक मसल्स सिर्फ हार्ट में पाए जाते हैं। एंड द कार्डियक मसल्स वर्क टायरलेसली, मतलब वो थकते नहीं हैं। एंड रिदमिकली, यानी एक पीरियोडिक साइकिल होती है उनकी, ऐसा नहीं, हर एक रिदम में होता है बेसिकली। जैसे हार्ट को देखोगे 1 मिनट में कितने बार धड़कता है, तो ऑलमोस्ट 65 to 72 के बीच में धड़कता है ना। और जब ज़्यादा काम करते हो तो 90 तक भी, जब बहुत तेज़ भागोगे तो और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो एक रिदम है लेकिन उसकी, इनेबलिंग द हार्ट टू बीट थ्रू आउट द लाइफ विदाउट अ फटीक। और जिसकी वजह से जो दिल है वो दिन भर धड़कता है, 24 घंटे धड़कता है। जिस दिन धड़कना बंद हुआ उस दिन आपका काम ख़त्म हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ भी हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स की, यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो। एक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन दिया हुआ है, जो सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? न्यूरॉन्स की वजह से होते हैं। तो उसको यहाँ पे ये 3.3.4 में पढ़ेंगे, ठीक है। हाउ डज़ द बॉडी सेंस, कम्युनिकेट एंड रिस्पॉन्ड। सो हैव यू नोटिस्ड हाउ क्विकली यू विल पुल योर हैंड अवे फ्रॉम समथिंग हॉट। अगर कोई गर्म चीज़ हाथ लग गई तो तुरंत वहाँ से हाथ हटाते हो। ये होता है नर्वस सिस्टम की वजह से। अब इसको समझते हैं कैसे। हाउ यू रिमेंबर द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग लर्नड लॉन्ग अगो। बहुत सालों पहले अगर कोई आपने गाना सुना तो वो भी आपको याद रह जाता है, ऐसा कैसे? These actions are controlled by the nervous tissue which forms the body's control and coordination network। अरे इसी चैप्टर में आपको इसने बता दिया, ये पहले 10th में था ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर, अभी 9th में पढ़ा रहा है, ठीक है। The brain acts as the control center coordinating the activities, memory and the responses across the body। जो नर्वस सिस्टम है, वो जो ब्रेन है उसको, जो ब्रेन है वो बेसिकली एक्ट करता है एज अ कंट्रोल सेंटर। ब्रेन सब कुछ कंट्रोल करता है, ठीक है। वो कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज़ को, वो मेमोरी उसके अंदर स्टोर होती है, उसके अंदर रिस्पॉन्स करता है पूरी बॉडी का। ये सब होता है ब्रेन का काम। मसल्स बोथ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री यानी जो आप अपने मन से कर रहे हो, ये लो। इनवॉलेंट्री यानी जो जिस पे आपका ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। मसल्स बोथ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री कैन नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली। ऐसा नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट है। दे रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द नर्वस टिश्यू। उनको इंस्ट्रक्शन देता कौन है? नर्वस टिश्यू देता है कि आपको अब ऐसा करना है, ऐसा करना है। उसी फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग एक्सरसाइज द ब्रेन सिग्नल्स द हार्ट टू बीट फास्टर टू मीट द बॉडीज इंक्रीज्ड ऑक्सीजन डिमांड। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका जो हार्ट बीट है वो तेज़ हो जाता है, क्योंकि आपके दिमाग ने ऐसा सिग्नल दिया है कि हार्ट बीट को तेज़ करो, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। द सेल्स ऑफ द नर्व्स टिश्यू आर कॉल्ड द न्यूरॉन्स। वो सेल्स जो कि नर्व टिश्यू के अंदर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। और द नर्व सेल्स विच आर स्पेशलाइज्ड टू रिसीव द प्रोसेस एंड ट्रांसमिट द मैसेजेस। ईच न्यूरॉन्स हैज़ 3 मेन पार्ट्स। द सेल बॉडी विच कंटेन्स द न्यूक्लियस एंड कंट्रोल्स द सेल एक्टिविटीज़। डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स का यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो, जो बाहर ऐसे ऐसे निकला हुआ है, ये डेंड्राइट्स हैं। एक्सन इसकी बॉडी होगी, एक्सन टर्मिनल इसकी एंडिंग होगी सेल बॉडी का यहाँ पे, और न्यूक्लियस के पास आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। सब यहाँ पे आपको लेबल हुआ मिल गया। ये लेबल किया हुआ जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है इसको रट लेना, एग्जाम में 5 से 3 नंबर का डिफाइन करने को, ड्रॉ करने को दोनों आता है, ठीक है। विच कंटेन्स द न्यूक्लियर, कहाँ थे? ईच न्यूरॉन हैज़ 3 मेन पार्ट्स। द सेल बॉडी विच कंटेन्स द न्यूक्लियस एंड कंट्रोल्स द सेल एक्टिविटीज़। Dendrites which receive the signals from the other neurons, and axon, a long fiber that carries messages from the cell and ends at the axon terminals. The axon terminals transmit the messages to the other cells। बात करते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की। तो यहाँ पे एक मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इन अ ह्यूमन बॉडी का ये स्ट्रक्चर देख सकते हो। यहाँ पे आपको कार्टिलेज दिखेगा कान के पास, बोन्स एंड जॉइंट्स, मसल्स, टेंडन और लिगामेंट। The musculoskeleton system is made up of bones, muscles, joints, cartilage, tendons, ligaments. These systems help us stand upright। अगर आप सीधे खड़े हो तो इसी सिस्टम की वजह से खड़े हो। Move and maintain the posture and protects the delicate organs। और ये delicate organs को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, मेंटेन कर रहा है एक प्रॉपर पोस्चर। The musculoskeleton system functions under the control of the nervous system। ये पूरा जो है वो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में काम करता है।
मसल्स पुल ऑन द बोन्स टू प्रोड्यूस द मूवमेंट्स, मसल्स पुल करते हैं बोन्स को ताकि वो मोशन प्रोड्यूस कर सके, आप एक जगह से दूसरे का मूवमेंट कर सको, या फिर कोई आपका एक हाथ है या कुछ भी मतलब मूवमेंट करना है बेसिकली यहाँ से हो रहा है। दे आर अटैच्ड टू द बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल बैंड्स कॉल्ड द टेंडन्स। When a muscle contracts, the tendon transmits this force to the bone, resulting in the movement of a joint. जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो टेंडेंस ट्रांसमिट करते हैं इस फोर्स को बोन्स तक, जिसकी वजह से मूवमेंट रिजल्टिंग इन द मूवमेंट एट अ जॉइंट, एक जॉइंट पे भी उसकी मूवमेंट हो पाती है। हैव यू वंडर्ड हाउ मच योर बॉडी वेट कम्स फ्रॉम द बोन्स? ऑन एन एवरेज द अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन मेक्स अप टू अबाउट 12 to 15% ऑफ द बॉडी वेट। थ्रो दिस कैन वेरी विद एज, जेंडर एंड बॉडी कॉम्पोजिशन। जो आपकी हड्डियां हैं वो आपके बॉडी का टोटल 12 से 15% का वेट होल्ड करती हैं। अगर आपकी हड्डियां स्ट्रॉन्ग है तो आपका वेट भी ज़्यादा होगा, पर ये चीज़ डिपेंड करती है अलग अलग लोगों में, ज़रूरी नहीं है किसी में कि ऐसा ही सब में एप्लीकेबल होगा। जो ह्यूमन की बायोलॉजी है ना वो एकदम फिक्स नहीं है, हो सकता है कोई दवाई आप पे सूट करे, कोई दवाई आप पे सूट ना करे, कोई दवाई आपके ऊपर रिएक्टिव हो जाए और कोई वही दवाई सामने वाले के लिए असरदार हो। इसलिए बायोलॉजी को एक काइंड ऑफ आर्ट्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये बता रहा है ऑन एन एवरेज द एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन मेक्स अप टू 12 to 15% ऑफ द बॉडी वेट। ठीक है, थ्रो दिस कैन वेरी विद एज, जेंडर एंड बॉडी कॉम्पोजिशन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर से एक एक्टिविटी आ गई, एक्टिविटी 3.4। लेट अस इन्वेस्टिगेट what percentage of the total body weight comes from the bones and the muscles. Number 1, step on a weighing scale and record your total body weight. आपका total body weight मान लेते 50 kg के हो आप। Second, use online reference or the health resource to find out the average bone and the muscle mass percentage of your age, gender and an Indian body type. These may vary by ethnicity. एथनिसिटी मान लो साउथ में कुछ और है, पंजाब में जाओगे कुछ और है, हरियाणा में जाओगे कुछ और ही है, फिर गुजरात जाओगे तो कुछ और है, उत्तर प्रदेश में कुछ और है ना, तो हर जगह का अलग अलग है। For example, on an average, the adult makes up to about 40 to 50% muscles, and females make to 30 to 40% of the muscles. Although the bone mass is about 12 to 15% for all the adults. ये एक रफ आइडिया आप ले सकते हो कि एडल्ट मेल जो होता है उसमें 40 से 50% मसल होने चाहिए, और एडल्ट जो फीमेल्स हैं उसमें 30 to 40% मसल होते हैं। फिर ऑल्दो द बोन मास इज़ अबाउट 12 से 15, और जो बोन मास है वो 12 से 15%, यानी बोन का, आपकी जो हड्डी है उसका जो भार है यानी मास है वो 12 से 15% ऑफ ऑल दी एडल्ट्स होता है। थर्ड पॉइंट, मल्टीप्लाई योर टोटल बॉडी वेट बाय द बोन परसेंटेज एंड मसल परसेंटेज टू एस्टिमेट मतलब एक अनुमान लगा रहे हैं, उसको हाईलाइट किया है। द वेट ऑफ योर बोन्स एंड द मसल्स, रिकॉर्ड द एस्टिमेटेड बोन वेट एंड द मसल वेट एंड कंपेयर देम विद द टोटल बॉडी वेट। आपके बोन का वेट और आपके मसल्स का वेट आप पता करो और उसको कंपेयर करो। आपकी टोटल मान लेते हैं 50 kg आपका वेट था, ठीक है, तो 50 का 15% कर दोगे तो आपके पास ये बोन का वेट आ जाएगा, और 40% कर लोगे तो आपके मसल का वेट आ जाएगा। ठीक है, इसको अभी मैं बता दूंगा, एक कैलकुलेटर खोल के सब बता दूंगा, रुक जाओ थोड़ा पढ़ लेते हैं पूरा, फिर इसको मैं आपको करा दूंगा। कंपेयर योर फाइंडिंग्स विद दोज ऑफ योर क्लासमेट एंड कैलकुलेट द क्लास एवरेज। सो नेक्स्ट है यहाँ पे डिस्कस वाई डू द बोन्स एंड द मसल्स मास डिफर बिटवीन द इंडिविजुअल्स एंड हाउ डू दे कॉन्ट्रीब्यूट टू योर ओवरऑल बॉडी वेट। एक सेकेंड रुको, अब इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। 50 kg का एक आदमी ले लेते हैं, 12 से 15% उसका बोन वेट हो जाएगा, और उसका जो एक मेल ले लेंगे तो 40% के अराउंड उसका हम मसल वेट ले लेंगे। ठीक है, तो ये सब कैलकुलेट करके मैं बताता हूँ आपको। 60 kg का मान लो एक आदमी मान लिया, उसका आप 13.5% निकाल लो तो 8.1 kg आ गया। फिर हम मसल परसेंटेज 45% मान लेते हैं, तो 60 kg के आदमी का 45 आपका 27 kg आ गया। मसल और बोन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 35 kg आ गया। तो 60 kg में से आपका 35 kg तो यही सब है। इसका मतलब दिस शोज दैट द बोन एंड मसल्स टुगेदर कैन अकाउंट फॉर अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ द बॉडी वेट। यानी अगर आप अपने मसल्स और बोन्स को के ऊपर काम करते हो तो आपका बॉडी वेट भी इंप्रूव हो जाएगा, अगर आपको वेट गेन करना हो तो। ठीक है, तो ये था एक्सरसाइज या फिर एक्टिविटी 3.4। बढ़ते हैं आगे। इसमें नीचे क्या क्वेश्चन बोला है कि वाई डू द बोन्स एंड द मसल्स मास डिफर, अलग अलग क्यों है? अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि सबकी जो डाइट है वो अलग है। किसी के ज़्यादा मसल्स हो सकता है, और ये जेनेटिक भी है कि जेनेटिकली कोई ज़्यादा मसल्स वाला आदमी है, और जेनेटिकली कुछ लोग लीन होते हैं, तो वो दोनों हैं, है ना। और खा पी के इसको चेंज किया जा सकता है। अगर आप बहुत डाइट लोगे
तो और जिम करोगे तो हर चीज़ चेंज हो सकती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एंड लगा के एक और चीज़ पूछा है, एंड हाउ डू दे कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल वेट। वो मैंने आपको अभी पिछली वाली स्लाइड में बता दिया था कि 35 kg तो 60 में से वही वेट आ रहा है ना, बोन्स का और मसल का, तो इसका मतलब ज़्यादा ही कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं ये आपके बॉडी वेट में। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.5 एक्टिविटी 3.5 फिर से एक और एक्टिविटी आ गई। पहले की एनसीईआरटी ऐसे नहीं थी, मतलब ठीक है 2 से 3 या 4 हो जाते थे एक्टिविटीज़, काफ़ी एक्टिविटीज़ हो जा रही हैं इसमें, ठीक है। Musculoskeleton system in action. Let us observe. Move the different parts of the body and observe what movements it can make. Elbow. कंप्लीट रोटेशन होता है, नहीं होता है, पार्शियल रोटेशन होता है, नहीं होता है। तो एक काम करता हूँ, इस टेबल को मैं फिल करके लाता हूँ आपके लिए। इस टेबल को मैंने यहाँ पे प्रॉपरली फिल कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस में आप कंप्लीट रोटेशन कर सकते हो, किस में आप पार्शियल रोटेशन, यानी किस में आप अपने हाथ को, नी को या फिंगर्स को, टो को, रिस्ट को पार्शियली रोटेट कर सकते हो, किस में प्रॉपर बेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे ये पूरा टेबल दिया हुआ है। नी में आप देख सकते हो कि कंप्लीट रोटेशन नहीं कर सकते हो, पार्शियल रोटेशन नहीं कर सकते हो, बेंड कर सकते हो नी को। और उसके बगल में यहाँ पे दिया है अप्स एंड डाउन मूवमेंट्स कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, किस वजह से कर सकते हो। तो इस पूरे टेबल को आप क्या कर सकते हो, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। फिर हम बढ़ेंगे आगे। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि एल्बो अलग है, शोल्डर अलग है, नी अलग है, उसमें रोटेशन अलग हो रही है, नेक में अलग रोटेशन है। तो इसके पीछे का रीज़न है जॉइंट्स। दिस डिफरेंस इज ड्यू टू द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स प्रेजेंट। अलग अलग जगह पे अलग अलग जॉइंट्स प्रेजेंट है। अ जॉइंट इज अ जंक्शन ऑफ 2 और मोर बोन्स, है ना। 2 या 2 से ज़्यादा बोन्स जब यहाँ पे मीट करेगी तो उसे हम जॉइंट्स बोलते हैं। जॉइंट अलाउ मूवमेंट्स बट दे कैन नॉट मूव द बोन्स ऑन देयर ओन। जॉइंट की वजह से मूवमेंट तो होती है, पर इसका ये मतलब नहीं कि बोन्स जॉइंट्स की वजह से ही सिर्फ मूव करते हैं, वो अपने आप नहीं मूव कर सके। सो व्हाट एक्चुअली कॉजेज द बोन्स टू मूव इज़ रिलैक्सिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग। तो ये कैसे होता है, क्या एक्चुअल क्या रीज़न है कि जो बोन्स है वो मूव कर सकते हैं। टेंडन और जो ब्रेन है वो जब तक, जैसे आपका ब्रेन है वो जब तक सिग्नल नहीं देगा कि आपको ऐसे मूव कराना है, तब तक ये मूवमेंट्स नहीं हो पाएंगे। टाइप्स ऑफ जॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हो। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में और हिंज जॉइंट के बारे में बताया है। तो सबसे पहले ना बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को पढ़ लेते हैं। द शोल्डर जॉइंट अलाउज द फ्री मूवमेंट्स ऑफ द आर्म। जो शोल्डर है उसकी वजह से आप फ्री मूवमेंट कर सकते हो अपने आर्म का। दिस इज़ बिकॉज द राउंडेड टॉप ऑफ द अपर आर्म बोन फिट्स इनटू द स्वालो हॉलो ऑफ द शोल्डर बोन फॉर्मिंग अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इस टाइप ऑफ जॉइंट को हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं हिंज जॉइंट क्या होता है। अनलाइक द शोल्डर द एल्बो बेंड्स एंड स्ट्रेटन्स इन वन डायरेक्शन ओनली लाइक अ डोर हिंज। दिस टाइप इज कॉल्ड द हिंज जॉइंट। एक हिंज जॉइंट की तरह जो आपके जो नी होता है वो सिर्फ बेंड हो पाता है हिंज की तरह, जैसे आपके दरवाजे में हिंज लगा रहता है ना उस टाइप में, तो इसको बोलते हैं हिंज जॉइंट। फोटोज आप यहाँ पे देख सकते हो। पिवॉइड जॉइंट। नाउ ट्राई शेकिंग योर हेड नो। अगर आप नो ऐसे ऐसे करते हो तो प्लेस योर हेड एट द बैक ऑफ योर नेक एंड फील द जेंटल मूवमेंट। तो आप अपने एक जेंटल मूवमेंट फील कर पाओगे अगर आप अपने हैंड को प्लेस करते हो अपने नेक के पीछे, है ना, थोड़ा सा हड्डी टाइप का फील होगा। हाउ डज द नेक मूव सो फ्रीली। द स्कल इज कनेक्टेड टू द बैक बोन थ्रू अ pivot joint. This allows the head to move the side to side like a doorknob turning in a socket. आपके जो नेक है उसके पीछे ये जॉइंट प्रेजेंट होता है और ये आपके नेक के फ्रीली मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है फिक्स्ड जॉइंट। द स्कल इज़ अ हार्ड केस। जो स्कल है वो एक बहुत ही हार्ड केस है और अ फ्लैट बोन, और फ्लैट बोन्स हैं उसके अंदर जॉइंटेड टुगेदर टू प्रोटेक्ट द ब्रेन, आईज एंड ईयर्स। द बोन्स ऑफ द स्कल आर कनेक्टेड बाय द फिक्स्ड जॉइंट्स। तो ये हैं फिक्स्ड जॉइंट क्योंकि मूव नहीं करता स्कल, विच मीन्स द बोन्स ऑफ द स्कल कैन नॉट मूव। जो स्कल के अंदर बोन्स हैं वो मूव नहीं कर सकते। दिस कीप्स द ब्रेन सेफ इवन व्हेन द बॉडी मूव्स। तो ये हो गया आपका फिक्स्ड जॉइंट। इसकी एक समरी मैंने एक पेज में आपके लिए लिखी है कि अगर शोल्डर है तो वहाँ पे एक वेरी लार्ज रेंज ऑफ मूवमेंट की ज़रूरत है, तो वहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होगा। एल्बो है तो एल्बो में मेनली नीड होती है बेंडिंग की, स्ट्रेटनिंग की, तो वहाँ पे हिंज जॉइंट होता है। नेक पे आपको रोटेशन करने की ज़रूरत है तो वो पिवॉइड जॉइंट होगा। और स्कल के ऊपर क्योंकि नेक को प्रोटेक्शन चाहिए रैदर देन मूवमेंट, तो वहाँ पे फिक्स्ड रहता है, तो फिक्स्ड जॉइंट। तो ये पूरा एक समरी मैंने आपको बता दिया। Skeletal system. It consists of a framework of bones that provide strength and protects the delicate internal organs. तो जो ये स्केलेटल सिस्टम होता है वो एक बहुत सारे बोन्स का एक फ्रेमवर्क है जो कि आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को।
तो इट इंक्लूड्स द स्कल, वर्टिब्रेटल कॉलम। वर्टिब्रेट वो होता है जो आपके पीठ के पीछे जो हड्डी होती है ना, उसको वर्टिब्रेट बोलते हैं। एंड रिब केज, रिब तो आप समझते होंगे ना, छाती, छाती पे जो रिब केज होता है वो। तो फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल इट एक्सटेंड्स अ फ्लेक्सिबल कॉलम कॉल्ड द बैकबोन, और द वर्टिब्रल कॉलम स्पाइन। स्पाइन में आपकी जो हड्डी है उसको बैकबोन बोलते हैं, और ये वर्टिब्रल कॉलम भी कहलाती है। मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे। इसमें छोटे छोटे बोन्स होते हैं जिसको हम वर्टिब्रे बोलते हैं। इट सपोर्ट्स द बॉडी एंड हेल्प अस स्टैंड अपराइट। और बहुत लोग अगर झुक के खड़े होते हैं तो उनका ये चीज़ सीधा नहीं होता है, इसलिए लोग बोलते हैं ना कि व्हेन यू सिट सिट स्ट्रेट, ताकि बुढ़ापे में आपका एक हम्प जैसा ना निकल आए। ठीक है। कैन यू फील द बोन्स अंडर योर चेस्ट? अगर आप अपने चेस्ट के अंदर कुछ बोन्स को फील कर पाओगे तो वो क्या है, वो रिब्स होते हैं। यू हैव 12 पेयर्स ऑफ रिब्स एंड टुगेदर दे फॉर्म द रिब केज। टोटल 12 पेयर होते हैं और इनको साथ में रिब केज बोलते हैं। द रिब केज एक्ट्स लाइक अ प्रोटेक्टिव केज टू प्रोटेक्ट द वाइटल ऑर्गन सच एज हार्ट एंड लंग्स। हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये होते हैं। But you may wonder, how can such a strong cage move, and why does it need to move? The ribs are attached to the spine at the back and to the breastbone, sternum in front. जो ये स्टर्नम है ये एक ब्रेस्ट बोन है जिससे अटैच्ड होता है आपका रिब केज। दे आर जॉइंट बाय फ्लेक्सिबल कार्टिलेज। दिस फ्लेक्सिबिलिटी अलाउज द रिब केज टू एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग ब्रीदिंग। और ये कार्टिलेज से ये होते हैं, फिक्स होते हैं, जिसकी वजह से जब आप इनहेल और एक्सहेल करते हो तो ये एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ड्यूरिंग ब्रीदिंग। दिस मूवमेंट इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज द स्पेस इन द चेस्ट, अलाउइंग द एयर टू मूव इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। इंजरी टू द रिब्स कैन मेक द ब्रीदिंग पेनफुल एंड डिफिकल्ट। अगर आपके रिब्स के ऊपर इंजरी हो गई तो इसकी वजह से जब आप सांस लोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। फिर ब्रिजिंग द सोसाइटी, ब्रिजिंग द साइंस एंड सोसाइटी। साइंस को सोसाइटी से कैसे जोड़ सकते हैं, तो योगा इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। योगा डिस्क्राइब्ड इन द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट इंक्लूड्स द फिजिकल पोस्चर्स, ब्रीदिंग एंड द मेडिटेशन। अगर आपको ब्रीदिंग या फिर मेडिटेशन करना है तो योगा अगर आप करोगे तो उसमें दोनों चीज़ें कवर हो जाती हैं, और एक बहुत ही अच्छा ये फॉर्म ऑफ आर्ट है या फिर साइंस है, एंशिएंट साइंस है हमारी, जो कि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने में मदद कर सकती है। रिसर्च सोर्स इम्प्रूव्स फ्लेक्सिबिलिटी, पोस्चर एंड द ब्रीदिंग रिड्यूसेस स्ट्रेस। रिसर्च ने ऐसा बताया कि ये फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ करती है, पोस्चर को इंक्रीज़ करती है, ब्रीदिंग को इंक्रीज़ करती है, आपके मतलब अच्छा बनाती है, रिड्यूस करती है स्ट्रेस को, और हेल्प करती है प्रिवेंट लाइफस्टाइल डिसीजेस। लाइफस्टाइल की वजह से जो डिसीजेस होती हैं उसको ये प्रिवेंट करता है। एवरी ईयर 21 जून इज़ ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल योगा डे टू प्रमोट द रोल ऑफ योगा इन हेल्थ एंड वेल बींग। 21 जून को हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। Maintaining the correct posture, proper nutrition, regular exercise and yoga keeps our bones strong, muscles fit, joints flexible and protects the body from stiffness. जो योगा है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है स्टिफनेस से, मसल्स को फिट रखती है, जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल रखती है और हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखती है। और ये आप डिफरेंट पोजेस देख सकते हो सूर्य नमस्कार के। ठीक है, फर्स्ट से इसको आप स्टार्ट कर सकते हो और इसको कॉपी कर सकते हो 1 2 3 से लेके पूरा 12 पोजीशंस तक। ठीक है, अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट के बारे में बताया है। थिंक एज अ साइंटिस्ट फ्रॉम वन सेल टू एन ऑर्गेनिज्म। टोटियोपोटेंसी, इसको बोलते हैं टोटिपोटेंसी। ठीक है, टोटिपोटेंसी एक ऐसी प्रॉपर्टी है या फिर एक ऐसी टेंडेंसी है कि एक सेल से आप एक पूरे ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर सकते हो। तो इन 1958 FC स्टीवार्ड डेमोन्स्ट्रेटेड, FC स्टीवार्ड एक साइंटिस्ट है, उनने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि दैट इवन सिंगल सेल, सिर्फ एक सेल अगर हम लें फ्रॉम वैस्कुलर फोलम ऑफ द कैरेट का अगर हम सिर्फ एक सिंगल सेल लें तो कैन रिटेन द एबिलिटी टू रीजनरेट द होल प्लांट। तो उससे हम सिर्फ एक सेल से एक पूरे प्लांट को रीजनरेट करा सकते हैं। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डू सो। ये पहले आदमी थे 1958 में जिनने ऐसा करके दिखाया। ही एंड हिज टीम कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग द फ्लोम सेल्स। जो इसके फोलम के सेल्स थे कैरेट के, वो इनने लिए, एंड ही ग्रू दीज सेल्स इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम कंटेनिंग द सिंपल शुगर्स एंड हार्मोन्स। उसमें उसको एक सोल्यूशन में रख लिया या फिर बोल सकते हो न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा जहाँ पे उसको न्यूट्रिशन मिल सके, सिंपल शुगर और हार्मोन्स अंडर द अप्रोप्रिएट कंडीशंस। ही ऑब्जर्व दैट दीज फ्लोएम सेल्स डिवाइडेड टू फॉर्म अ मास ऑफ सेल्स। तो ये बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होने लगे, एक सेल बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होने लगे।
विच ग्रेजुअली डिवाइडेड एंड डिफ्रेंशिएटेड इनटू अ कंप्लीट प्लांट। और फिर ये धीरे धीरे ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे डिवाइड हुए, डिफ्रेंशिएटेड हुए। डिवाइड होना यानी अलग अलग होना, डिफ्रेंशिएटेड होना यानी अब आप उन दोनों में डिफरेंस भी देख सकते हो, और फिर ये एक कंप्लीट प्लांट बन गए। ठीक है, इट शोज दैट द सेल्स ऑफ द फोलम फर्स्ट डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स रीगेन द एबिलिटी टू डिवाइड to form an undifferentiated mass of unspecialized cells. These, when grown in the appropriate conditions, supplemented with the nutrients and growth chemicals, further divided and redifferentiated to form the roots, shoots, and eventually the complete plant. तो पहले ऐसा नहीं है कि आपको डिफरेंस दिख जाएगा, पहले तो वो सिर्फ अलग अलग सेल्स टाइप का ही बनेगा, डिफरेंशिएट होगा। फिर आप उसके अंदर देख सकते हो कि हाँ ये रूट बन रहा है, ये शूट बन रहा है, ऐसे। Thus, some mature plant cells have the ability to undifferentiate, divide and redifferentiate. पहले आप उसके सेल्स में डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, बाद में उसके सेल्स में आप डिफरेंशिएशन देख सकते हो एंड डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। तो ये पूरा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसकी फ़ोटो यहाँ पे देख लेते हैं। फ्रेगमेंट्स वर कल्चर्ड इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम स्टीयर्ड कॉजिंग अ सिंगल सेल्स टू शेयर ऑफ इनटू द लिक्विड। ठीक है, फिर अब यहाँ से नेक्स्ट में है सिंगल सेल फ्री इन द सस्पेंशन बिगेन टू डिवाइड। नेक्स्ट एम्ब्रियोनिक प्लांट डेवलप्ड फ्रॉम अ कल्चर्ड सिंगल सेल। तो यहाँ पे इसकी फिगर 3.19 में कंप्लीट रीजनरेशन ऑफ अ कैरेट का आप यहाँ पे एग्जांपल समझ सकते हो। फिर इसके बाद है नेक्स्ट द प्लांटलेट वॉज कल्चर्ड ऑन अगर मीडियम होता है, उसके ऊपर इसका कल्चर किया जाता है एंड लेटर प्लांटेड इन द सॉइल। और उसके बाद फिर एक एडल्ट प्लांट आपको मिल जाता है। ठीक है, Thus, some mature plant cells have the ability to undifferentiated divide and redifferentiated to develop into a new plant under specific condition. This is known as the totipotency, and such cells are called totipotent cells. This is similar to the ability of the zygote to divide and differentiate into an entire organism. ठीक है, in his experiment on the phloem cells of carrot, F.C. Stewart used the different combinations of the nutrients and other factors and obtain the following result. इनने ना अलग अलग न्यूट्रिएंट यानी अलग अलग टाइप का खाना कैरेट प्लांट को दिया, और उसमें उनने डिफरेंट रिजल्ट्स निकाले कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे इसकी प्लांट की ग्रोथ या फिर सेल डिफरेंशिएशन डिपेंड करता है। इसमें टेबल नंबर 3.6 है जो कि आपको बताएगी इफ़ेक्ट ऑफ लाइट से क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है प्लांट को, इफ़ेक्ट ऑफ एयर और एंड द न्यूट्रिएंट मीडियम ऑन द ग्रोथ ऑफ अ कल्चर्ड प्लांट। तो अगर आप एक प्लांट का कल्चर ग्रो करना चाह रहे हो तो उसके न्यूट्रिएंट को आप कैसे दो, उसमें लाइट कैसी दो, उसमें एयर कैसा दो, तो उससे उसका जो ग्रोथ है वो कैसे होगा, ये चीज़ डिपेंड करती है। यहाँ पे आप पूरी चीज़ को देख सकते हो। अगर हमने लाइट दी और एयर नहीं दिया तो सॉलिड मीडियम प्लस न्यूट्रिएंट तो रिड्यूस हो गया, इंक्रीज इन द फ्रेश वेट यानी mg ऑफ द सेल फ्रॉम द इनिशियल वेट रिड्यूस। फिर हमने लाइट भी दी और एयर भी दिया, और कॉम्पोजिशन ऑफ द न्यूट्रिएंट मीडिया में हमने लिक्विड मीडिया प्लस न्यूट्रिएंट दिया, तो इंक्रीज इन द फ्रेश वेट ऑफ द सेल फ्रॉम द इनिशियल वेट इंक्रीज टू 20% हो जाएगा। और अगर हमने लाइट नहीं दी और एयर दिया और लिक्विड मीडिया प्लस न्यूट्रिएंट दिया तो भी जो फ्रेश वेट में हमें 20% रिडक्शन देखने को मिलेगा। तो ये पूरा था ये एक्सपेरिमेंट, और इस पूरे टेबल से हमें ये पता लगता है कि अगर हम अप्रोप्रिएट कंडीशन ऑफ लाइट, एयर एंड अप्रोप्रिएट कंडीशन ऑफ अप्रोप्रिएट कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया देंगे तो ही हमें इंक्रीज इन द फ्रेश वेट ऑफ द सेल्स फ्रॉम द इनिशियल वेट देखने को मिलेगा। यानी एक ऑप्टिमम कंडीशन बनाना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ ये चैप्टर होता है ख़त्म। इसके समरी पॉइंट्स आप अपने कॉपी में नोट डाउन करके लिख सकते हो, उसे मेमोराइज़ कर सकते हो, वो इस चैप्टर का क्रिस्प हो जाएगा। ठीक है, या फिर क्रक्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी पूरी क्लास 9th की सीरीज़ आएगी, पूरी क्लास 8th की आएगी, और भी आएगी भाई, 10th की भी आएगी, धीरे धीरे सब आएगा इस पर। तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू कॉमेंट। ओके बाय।